सारे पेशेंट एक जैसे नहीं है, बल्कि सबके सब अलग अलग हैं अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि लगभग कोई पार्किंसन है, कोई वेरिकोज वेन्स है, कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, किसी को स्वेलिंग आती है, तो सबकी जर्नी थोड़ी थोड़ी अलग होगी। बट इंपॉर्टेंट ये कि क्या 2 दिन 3 दिन में कुछ सैंपल इंप्रूवमेंट मिल सकता है? द आंसर इज यस, और वो आप देखने वाले हैं। उसके लिए हम आपको 5 दवाइयाँ देंगे, मेडिसिन। जब हम बोलते हैं मेडिसिन तो दिमाग में आता है कोई टॉनिक होगा, कोई कैप्सूल होगा, कोई इंजेक्शन होगा। मेडिसिन का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ टॉनिक या कैप्सूल या कोई इंजेक्शन नहीं है, टैबलेट नहीं है सिर्फ। कोई भी ऐसा साइंस जो आपको बीमारी से प्रिवेंट करने में मदद करती हो या बीमारी को ठीक करने में मदद करती है, उसे कहते हैं मेडिसिन। एनीथिंग विच कैन हेल्प यू टू क्योर और प्रिवेंट ए डिजीज इज मेडिसिन। एनी साइंस, कोई भी ऐसा साइंस जो आपको बीमारी से बचाने में या बीमारी को ठीक करने में मदद करे, तो उसे मेडिसिन कहा जाता है। तो अगर ये डेफिनेशन है मेडिसिन का, तो आपको 5 तरह की मेडिसिन लेनी होगी। 5 टाइप ऑफ मेडिसिन जो हम यहाँ पे देना शुरू कर चुके हैं। उनमें जो सबसे पहला मेडिसिन है जो आपको कल से देना शुरू किया है, आज से ज़्यादा, और सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन ये है। चाहे आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, ये सारी बीमारी के पार्टिसिपेंट्स आप ज़्यादातर, ये वाली मेडिसिन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे तेज काम करती है, ये सभी को लेना है ठीक होने के बाद भी। और इस मेडिसिन का नाम है, ऐसे ये जो मैं आपको अभी ये देख रहे हैं कैमरे लगे हुए, ये लाइव यूट्यूब फेसबुक में है। इसका वीडियो लिंक भी आपको साथ ही साथ दे दिया जाएगा। उससे ये है कि जब आप घर जाएंगे तो आपके घर में जो लोग हैं उनको भी आप बोलिए कि आप ये देखो, ताकि आपकी जो सोच है उनकी सोच एक सिंक में हो। चाहे तो जैसे आज का वीडियो आज ही उनको भेज दीजिए, ताकि वो देख के जब तक आप पहुंचे तो उनकी सोच आप तक मैच करे। और उनके सवाल अगर हैं, सवाल लिखिए, हम तो 1 हफ्ते बाद दोबारा सैटरडे को मिलेंगे। तो ना केवल आपका जो लोग आए हैं, आपके परिवार वालों का भी अगर सवाल है तो आई वुड लाइक टू टेक दैट ऑल्सो, क्योंकि जब सवाल आपके क्लैरिटी से क्लियर होंगे तो ही आप उसको अपनाएंगे, और अपनाएंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा, है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ ये रिकॉर्डेड भी हो रहा है, ये आपको दे दिया जाएगा। तो ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि सब कुछ लिख ले, नहीं तो भूल जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। प्लस हम आपको बुक्स भी देंगे हर चीज़ का, ताकि वो लिखित में भी है, वीडियो में भी है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ समझने में फोकस करना है। तो पहली दवा जो सबसे महत्वपूर्ण दवा है, जो सभी को लेना है, हर इंसान को, आपके घर में हो या आप, जो सबसे तेजी से काम करता है, वो है द फर्स्ट मेडिसिन, दैट इज टाइम एज मेडिसिन। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे आसान है, फ्री का मेडिसिन है, और इसको लिए बिना दुनिया में कोई ठीक नहीं हो सकता, कोई ठीक हो ही नहीं सकता, और इसको लेते ही आपको फ़र्क दिखेगा। टाइम एज मेडिसिन क्या है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे कहते हैं, इसके लिए एक किताब भी आपको मिलेगी। हालांकि ई बुक तो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, फिजिकल कॉपी भी देंगे। द सर्केडियन डॉक्टर। हमारे बॉडी में, बॉडी का एक टाइम टेबल है। जैसे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, किडनी है, इन सब का एक टाइम रूटीन है। जिस तरह से हमारा आपका रूटीन है कि हम रात को ही सोएंगे, सुबह ही उठेंगे, फिर बच्चे स्कूल में इतने बजे ही जाएंगे, ऑफिस वाले इतने बजे जाएंगे, ऑफिस से इतने बजे आएंगे। हम सब ने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एक रूटीन बनाया हुआ है जो हम रोज फॉलो करते हैं। सुबह डस्टबिन वाला आएगा, वो डस्टबिन हर सुबह लेगा ही लेगा, है ना। तो हमने अपने जीवन में एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसी टाइम टेबल का हम पालन करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन जो हैं, चाहे हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनका भी अपना एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है, इनबिल्ट है वो। और वो टाइम टेबल को अगर हम छेड़ देते हैं तो हम बीमारी की तरफ बढ़ जाते हैं। उस टाइम टेबल को रीसेट कर देते हैं तो बीमारी उसी स्पीड से ठीक होने लगती है। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, यहाँ गिटार वाला भी है, बांसुरी वाला भी है, तबला वाला भी है, पियानो वाला भी है, सब आपस में ताने बाने से इन हारमोनी वो बजा रहे हैं। आपको जो सुनाई देगा उसे बोलते हैं म्यूजिक। लेकिन उन म्यूजिशियंस में से किसी एक को अगर आप चालाकी से छेड़ दिया, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो उस एक के डिस्टर्ब होने से बाकी सब भी थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे।
अब भी वो बजा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अब जो सुनाई देगा उसे बोलेंगे नॉइज। तो नॉइज और म्यूजिक में कितना फर्क हुआ? दोनों में ही वो बजा रहे हैं, लेकिन जब आपस का तालमेल मैच नहीं करेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वही वाला म्यूजिक नॉइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर कौन मैनेज कर रहा है? उसमें आपका हार्ट का रोल भी है, किडनी का रोल भी है, ब्रेन का रोल भी है, थोड़ा बहुत स्टमक का रोल भी है। जैसे मैं अगर इधर देखूं एक सांप निकल कर आ रहा है, अचानक मैं डर जाऊंगा, तो जब देखा तो ब्रेन ने उसे सोचा ये थ्रेट है, मर सकता है, तो ब्रेन ने सिग्नल पास किया हार्ट को, हार्ट ने अपना ब्लड प्रेशर को तेज किया ताकि मैं अलर्ट हो जाऊं, राइट। किडनी ने भी उसको सपोर्ट किया, और इन 3-4 म्यूजिशियन के आपस के ताने बाने से मेरा बीपी बढ़ेगा, मेरी अलर्टनेस बढ़ेगी, मैं डरूंगा या लड़ूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा, खड़े ही नहीं रह जाऊंगा। तो इस तरह से ब्रेन, हार्ट, किडनी, 3-4 ऑर्गन मिलके किसी भी पल का आपका बीपी, ब्लड प्रेशर को कितना होना चाहिए आपके सरवाइव करने के लिए, वो डिसाइड करती रहती है, आपस का ताना बाना। तो ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के हार्मनी से काम करते, ना कि इंडिपेंडेंटली। जिस तरह से अगर ये म्यूजिशियन आपस में तालमेल ही नहीं है, तो वो आपको म्यूजिक नहीं सुनाई देगा। उनका तालमेल आपस का इंपॉर्टेंट है अगर आपको वो सुनना है एज ए म्यूजिक। सिमिलरली उसी तरह से हमारे बॉडी के ऑर्गन भी आपस के तालमेल से ही काम करते हैं। तालमेल को बिगाड़ देंगे तो आप बीमार पड़ने लगेंगे, कैंसर होगा, हार्ट डिजीज होगा, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, राइट। जैसे म्यूजिशियन के तालमेल को बिगाड़ेंगे तो जो आपको सुनाई देगा वो नॉइज कुछ किस भी तरह का नॉइज हो सकता है, बट वो आपको कानों को सुनाई ठीक नहीं लगेगा। सिमिलरली जब हमारे बॉडी की तालमेल रहती है ठीक, जैसे सर्केडियन क्लॉक बोलते हैं, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है 2018 का, तो तालमेल ठीक रहती तो हम उसे जिंदगी बोलते हैं, तालमेल बिगड़ जाता है तो हम उसे डिजीज बोलते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूं। आप जब आधी रात को कई बार उठते हैं, पानी पीने के लिए किचन में जाते हैं नींद से, आप नोटिस करते होंगे चूहे की कुतरने की आवाज। दिन भर नोटिस नहीं करेंगे, रात को ही नोटिस करेंगे, आधी रात को खास तौर पे। तो चूहे को कुदरत ने इस प्रकार बनाया है कि वो चूहे के खाने का टाइमिंग है रात को, जब सब सो जाते हैं। नॉकटर्नल एनिमल बोलते हैं। कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जो रात को ही जगते हैं, रात को ही खाते हैं, रात को एक्टिव होते हैं, दिन में वो आराम करते हैं। तो उनको भगवान ने उसकी टाइमिंग ऐसी की है कि रात को ही वो खाने के लिए बना है, रात को ही वो एक्टिव होने के लिए बना है। चूहा उनमें से एक है। तो चूहा अपने टाइमिंग का पालन करते हुए, दुनिया का कोई भी चूहा जो है वो रात को ही खाना खाता है। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए गए, इस किताब में भी डाला है मैंने, कि चूहे को पकड़ लिए, एक ही तरह के चूहे, 100 चूहे ये, 100 चूहे ये, राइट। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप के चूहे को रात को ही खाना दिया गया जब आधी रात हो गई, और सुबह होने से पहले अगर उन्होंने कुछ खाना छोड़ दिया तो उसको निकाल दिया, यानी कि उनके पास खाने का समय वही वाला है जिस टाइम पे नॉर्मली वो खाते हैं। दूसरे ग्रुप के चूहों को खाना दिया जब सूरज उग गया। अब खाना उनके पिंजरे में डाल दिया, और दिन ढलने से पहले अगर खाना कुछ बच गया तो निकाल लिया, यानी कि दे आर फोर्स्ड टू ईट ओनली इन द डे। अब जब दोनों ग्रुप के चूहे को देखा गया तो 1 महीने के अंदर, ओनली 1 मंथ में, जिस ग्रुप के चूहे को सुबह खाना दिया गया और दिन ढलने से पहले खाना निकाल दिया गया, उस ग्रुप के चूहा 1 महीने के अंदर उनमें डायबिटीज आ गई, कैंसर आ गया, हार्ट डिजीज आ गया, वो मोटे होने लगे, और 2-3 महीने में काफी सारे चूहे मरने लगे, 2-3 महीने में। और दूसरा ग्रुप का चूहा, खाना सेम था, टाइम डिफरेंस था बस। अब 3 महीने के बाद जो मर गए वो तो मर ही गए, जो लोग बच गए उनका सिर्फ एक बदलाव किया कि खाना वही है लेकिन इनका टाइम भी रात वाला कर दिया। और जैसे ही रात वाला किया, जितना टाइम लगा बीमार होने में, उससे 1/10वें टाइम में फटाफट उनकी ब्लड शुगर गायब हो गई, उनका बीपी नॉर्मल हो गया, उनका ट्यूमरस ग्रोथ खत्म हो गया, वो मोटे थे तो पतले हो गए, वो जो आलसी हो गए थे वो अलर्ट हो गए। ओनली वन चेंज, कि जिस टाइमिंग के लिए वो बने हैं उसी टाइम अनुसार अगर आपने खाना दे दिया तो उसी से उनका हेल्थ ठीक हो जाता है। फिर ऐसा इंसान पे भी किया कई बार पूरी दुनिया में, और ये देखा गया कि अगर इंसान सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाए और शाम के 6 बजे के बाद या फिर हद से हद 7 बजे के बाद कुछ ना खाए,
यानी कि 8 AM टू 6 PM और 9 AM टू 7 PM। इस ब्रैकेट में अगर आप खाते हैं तो हमने भी ये देखा है, दुनिया भर में भी देखा है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर कॉन्स्टिपेशन गायब होने लगता है, ब्लोटिंग गायब होने लगती है, एसिडिटी गायब होने लगती है, नींद आने लगती है। और 15 दिन आते आते अगर फिर भी 15 दिन तक करते रहे तो ब्लड शुगर नीचे आने लगता है, ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है। अगर और 21 दिन होने लगते हैं उसके बाद तो जॉइंट पेन गायब होने लगते हैं। अगर 1 महीना हो जाता है तो जो लोग मोटे हैं उनका 5% वेट रिड्यूस होने लगता है। तो इस तरह से हर 2-3 दिन में उनके बॉडी के जो पेन है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या ब्लड शुगर है या ब्लड प्रेशर है या एक्सेस बॉडी फैट है या फिर कोई ट्यूमरस ग्रोथ है, वो सारी चीजें फटाफट मैं ठीक होने लगती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ अलग खाने बोल रहा हूँ, कम खाने बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यू हैव टू ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 10 आवर्स। 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ, 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, या फिर 9 बजे से पहले कुछ मत खाओ, 7 बजे के बाद कुछ मत खाओ। खाना उतना ही है जितना अभी भी खा रहे हैं, वही खाइए जो खा रहे हैं, सिर्फ टाइम। लगभग अगर हम देखें तो शायद ही कोई बीमारी है जो बची होगी। वो कैंसर के पेशेंट भी यहीं पे हैं, हार्ट के पेशेंट भी है, किडनी के भी हैं, थायराइड के भी हैं, लिवर के भी हैं, पार्किंसन का भी एक पेशेंट है, पाइल्स फिशर के पेशेंट यहाँ इस बार ज़्यादा हैं यहाँ पे, और वेरिकोज वेन्स के 2 पेशेंट हैं। आवाज नहीं आ रही? एम आई ऑडिबल? अभी भी नहीं आ रही? साउंड क्लियर नहीं है? करो तुम यार। ठीक करो उसको। अब आ रही है क्या आवाज? ठीक है ना? ओके। तो बॉडी में अलग अलग पार्ट में दर्द होना अपने आप ही ठीक कर लिया करो ना, किसी को बोलने से पहले। एक इंसान बाहर से उधर से आइडिया करते रहे। बॉडी के अलग अलग पार्ट में दर्द होना, अभी भी गूंज रही ना आवाज? वाइब्रेट हो रही है। और या फिर वो माइक दे दो दूसरा वाला, मेरे ख्याल से उसी से कुछ सही है। आवाज इसमें सही है? हाँ, ये ठीक रहेगा। बॉडी के अलग अलग पार्ट में पेन रहना ये बहुत ही आम है। आप में से मैंने देखा ज़्यादातर पेशेंट्स का एक ये है। कुछ पेशेंट में स्वेलिंग भी अलग अलग जगह पे, पैरों में स्वेलिंग है फॉर एग्जांपल, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांसें चढ़ जाना, ये भी आप में से कुछ लोगों ने अपने मेडिकल हिस्ट्री में लिखा है। तो लगभग जितनी तरह से कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है वो सारे तरह से कोई ना कोई आप में से मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी अगर मेडिकल हिस्ट्री देखें, आप कल आए हैं शाम तक ज़्यादातर लोग, तो बाय नाउ आप एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानने भी लगे होंगे। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो 10 साल से, कुछ लोग 15 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं। अगर तो दवाइयों से कोई ठीक होता तो आप में से कोई लोग ठीक हो चुके होते, या फिर आपको कोई ऐसा पता होता इंसान जिसने दवाई ली और कुछ साल के अंदर वो उसकी डायबिटीज़ गायब हो गई, बीपी गायब हो गई, उसका किडनी ठीक होने लगा, उसका कैंसर ठीक हो गया। तो एक बात तो श्योर है कि जो चीज़ अभी आप करते आए हैं पिछले कुछ सालों से, उससे ठीक नहीं हो सकते। वो रास्ता ठीक होने की तरफ जाता ही नहीं है। वो रास्ता एक इल्यूजन की तरह हाँ आपको दिखाता है कि आप इससे ठीक रहेंगे, लेकिन वो रह नहीं सकते। इम्पॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग भी है कि जब आपको पहली बार किसी ने बोला कि आपको दवाई लेनी चाहिए, जब आपने पहली बार दवाई लेनी शुरू की, अगर उस दिन आप फैसला करते चाहे कुछ भी हो जाए मैं दवाई नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, तो क्या आज आपकी परिस्थिति जैसी भी है उससे अच्छी होती या बदतर होती, है ना, उसी कंडीशन में। तो इस तरह के जब भी ट्रायल हुए पूरे दुनिया में, तब ये देखा गया जिन लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो मेरा ब्लड शुगर 300 आता है लेकिन मैं दवाई नहीं लूँगा फॉर एग्जाम्पल, या मेरा बीपी बहुत ज़्यादा आता है, मुझे परेशानी हो रही, लेकिन किसी कारणवश वो दवाई नहीं ले पाए या लिया ही नहीं, और ऐसा करते करते 10 साल बीत गए। तो ये देखा गया जिन लोगों ने चूज़ किया दवाई नहीं लेना,
उनकी जो लाइफ स्पैन या फिर उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी रही इन कंपैरिजन टू जिन्होंने भरपूर दवाई ली, राइट। आप हाँ, ये जब मैं बात करूंगा तो आपके दिमाग में इस तरह के सवाल आएंगे। आपको क्या करना है, जितने भी सवाल आएंगे उसको लिखिए उसी वक्त, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में भूल जाएं, है ना। आपके हर सवाल का जवाब मैं यहाँ पे देने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सवालों के जवाब के लिए तो आए हैं, है ना। इसीलिए जो जो मैं बोलता जाऊंगा हर मेरे सेंटेंस के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आना अनिवार्य है, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं जो अभी तक आपने नहीं सुना। जाहिर सी बात है सवाल आएंगे, तो आप सवाल लिखिए और आपके लिखे हुए सवाल को मैं कलेक्ट करूंगा, फिर उसको मैं पढ़ूंगा और एक एक करके आपके नाम से उसका जवाब दूंगा, और जवाब का भी सवाल अगर आएगा तो उसका भी जवाब दूंगा। कोई भी सवाल अनआंसर्ड नहीं रहेगा, ना ही रहना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि आप सारे सवाल पूछें, अच्छी तरह से पूछें, और जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा उन सबके सबूत भी आपको साथ साथ दूंगा, या कुछ देर में दूंगा, लेकिन सारे सबूतों के साथ। इसलिए नहीं मानना है बात कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए मानना है कि सबूत है कि नहीं, या आप कन्विंस्ड हैं कि नहीं, तभी मानना है ना। और अगर कन्विंस नहीं है तो वो सवाल लिखिए, फिर हम सवाल पे डिस्कशन करेंगे। हम सवाल के लिए बहुत भरपूर आपको समय मिलेगा। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, क्लियर पिक्चर आएगा। अभी तो जैसे सवाल पूछ रहे तो क्लियर नहीं, जो बोल रहे वो मानते जा रहे हैं, करते करते यहाँ तक पहुंच गए। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी तभी आप अपना डॉक्टर बन सकते हैं, और एक ही इंसान आपको ठीक कर सकता है, वो है आप खुद। कोई और ठीक नहीं कर सकता। ठीक होने का, ठीक हो गए ये कैसे पता चलेगा, ठीक हो गए ये कैसे पता चलेगा, उसका सिर्फ एक ही डेफिनेशन होना चाहिए कि आपकी सारी दवाइयां छूट गई और आपके जितने भी डिफिकल्टीज थे, सिम्टम्स थे, वो गायब हो गए। कोई दर्द नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, नींद ठीक से आ रही है, एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, सांस नहीं फूल रही है, राइट। तो इसका मतलब हम ठीक हो गए। ये तो हुआ एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन जो आपके पास है, आप में से अधिकतर लोगों के पास बहुत मोटी फाइल होगी जिसमें सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे। कई लोग सोचते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड को ठीक करना है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपको ठीक करना और आपके मेडिकल रिपोर्ट को ठीक करना दो अलग अलग बातें हैं, दोनों सेम नहीं है। ऐसा आप देखेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ फर्स्ट क्लास है, लेकिन पेशेंट तो ऐसा है कि वो बेड से उठ ही नहीं सकता। आप बताइए, अगर आपको कहीं दर्द है, दुनिया का कौन सा वाला टेस्ट है जिसमें दर्द है या नहीं है वो पता चलेगा? वो आप ही बताते हैं ना कि मुझे पेट में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, वो आप ही बताते हैं। किसी को एंजाइटी है तो दुनिया का कौन सा वाला टेस्ट, ब्लड टेस्ट बता देगा कि भाई इनको एंजाइटी है? टेस्ट के अनुसार कोई टेस्ट नहीं है। आपको नींद आ रही है नहीं आ रही है वो कौन बताता है? वो सिर्फ आप बताते हैं। आप एक एक करके देखेंगे तो सारी चीजें आपको ही पता चलती है, आप ही बताते हैं, वो टेस्ट नहीं बताता, ना बता सकता है। मान लो किसी के मैं आंसू के 2 बूंद लेके आपको दे दूं, ये 2 बूंद आंसू के हैं किसी के, इसको टेस्ट करके ये पता लगाइए ये खुशी के आंसू है कि गम के आंसू है। क्या दुनिया का कोई टेस्ट है जो ये सब बता सके कि ये खुशी वाले आंसू हैं और ये गम वाले आंसू हैं? अगर वो पता लगाना ही तो कौन बता सकता है कि खुशी के आंसू है कि गम के आंसू हैं? जिसके खुद के आंसू है वो बताएगा कि ये आंसू जो है गम के हैं या खुशी के हैं। तो हमें ये समझना होगा कि डायग्नोस्टिक के चक्कर में जब आप फंस गए तो वो असली बीमारी है, क्योंकि फिर आप डायग्नोस्टिक को चेस कर रहे हैं, ना कि अपने हेल्थ को चेस कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए सबसे पहले मैं इसको बता रहा हूं। तो ठीक होने का डेफिनेशन ये है कि पूरे दिन भर में आप जो भी काम करना चाहें उसमें हेल्थ बीच में ना आए। काम करते हुए थके ना, दर्द की वजह से चल ना पाए ऐसा ना हो, रात को नींद नहीं आ रही ऐसा ना हो। अगर सारा कुछ आप कर पा रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, जैसे आज से 20 साल पहले कर पा रहे थे, तो आप ठीक है। फिर चाहे मेडिकल रिपोर्ट कुछ भी बताता रहे, इसका ठीक विपरीत अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, आपके पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, सांसें फूल रही है, लेकिन रिपोर्ट बता रही सब कुछ परफेक्ट है, तो किस चीज को मानेंगे? तो ये जो रिपोर्ट है आगे चल के शाम वाली क्लास में हम उसको डिटेल में जाएंगे। रिपोर्ट एक तरह का ट्रैप है, आपको बीमारी नहीं, बीमारी की इलाज के घेरे में, दायरे में बना के रखना। आप में से मैंने देखे सारे यहाँ पे समरी मेरे पास पड़ी हुई है, जो लोग ने लिखा है कि वो कैंसर के पेशेंट हैं। क्या वाकई में कैंसर के पेशेंट हैं? कैसे पता चलेगा वाकई में है कि डॉक्टर ने बता दिया, हमने मान भी लिया और कैंसर के पेशेंट? गौर से सोचिए, जैसे ही किसी के बायोप्सी रिपोर्ट में आता है कि कैंसर, वो शब्द पढ़ते ही उसकी आधी जान तो वही निकल जाती है।
और उसके साथ साथ उसके परिवार वाले ट्रीट करते हैं तो पेशेंट आज से, और आप देखेंगे उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही होने लगता है और धीरे धीरे वो खत्म होता चला जाता है और बाकी रही सही कसर कीमोथेरेपी पूरी कर ही देती है। तो इन बातों को एविडेंस के साथ आपको खुद को ही समझना पड़ेगा, किसी और पे आप निर्भर नहीं रह सकते। अब कोई कुछ बोलेगा, आप जहां से भी आए हैं, जिस भी हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते हैं आपको, मैं भी कुछ ना कुछ बोल रहा हूं। अब कौन सही है ये कैसे पता चलेगा? उसका एक तरीका ये है कि सबूत कौन दे रहा है, चाहे वो कोई अकेला इंसान हो, लेकिन सबूत कौन दे रहा है। अभी तक डॉक्टरों ने आपको बोला कि ये दवाई ले लो डायबिटीज की, क्या वो उन्होंने ये सबूत दिया कि जो लोग दवाई लेते हैं वो ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं इन कंपैरिजन टू जिन्होंने नहीं? क्या आपने सबूत मांगा? लेकिन आप मुझसे मांगिए और मैं दूंगा भी। और जहां पे आपको लगा कि मैंने ये बोल दिया लेकिन सबूत नहीं दिया, तो आप फिर आप कन्वर्सेशन में मांगिए मुझसे। तो बात उसकी मानिए जो सबूत देता हो, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ा सबूत क्या है? आप खुद, क्या आपको फायदा हुआ? तो ये यहाँ पे अब 72 आवर्स के लिए है, 72 आवर्स, उसमें से आज शाम तक तो 24 आवर हो ही जाएंगे और 2 दिन में 72 आवर्स भी हो जाएंगे। तो ये देखेंगे कि क्या हमें फर्क पड़ा, क्या हमारा ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो गया, क्या हमारा दर्द कम हो गया, क्या हमारी नींद बेहतर होगी, क्या हमारा कॉन्स्टिपेशन में कुछ रिलीफ आया। तो सबसे बड़ा सबूत क्या है कि आपको फर्क पड़ा कि नहीं, आपकी बॉडी क्या बोल रही है। अगर आपको फर्क पड़ा तो वो सबूत है, राइट। तो उसको मानिए। फिर उसको मानने के लिए तो 3 दिन है, और 3 दिन में भी 2 दिन, यानी कि कल शाम को 2 दिन खत्म हो जाते हैं, 48 आवर्स हो जाएंगे ना कल शाम को। कल शाम तक हम देखेंगे कि भाई 2 दिन रहने के बाद, याद रखिए 10 साल 15 साल 20 साल से दवाई ले रहे थे, 2 दिन में क्या फर्क आया, ये हम कल शाम को आप सबके फीडबैक लेके एक एक करके हम डिस्कस करेंगे 2 दिन में। तो 2 दिन में अगर 50% फर्क आया तो भाई मान लेते हैं 2 हफ्ते में पूरा फर्क आ जाएगा, 2 हफ्ता नहीं सही तो 3 हफ्ता। हमारी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी काफी फास्ट है अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाए तो वही हम आज समझने वाले हैं। आपके साथ क्या क्या होने वाला है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस दौरान सवाल आएंगे तो सवाल लिखते रहिए, क्योंकि सवाल का स्पेशल सेक्शन है जहां आपके ही सवाल के जवाब दूंगा। अभी जो सवाल आप मुझे देंगे, जो शाम को जब मैं आऊंगा तो उसके जवाब के साथ आऊंगा। शाम को जो सवाल देंगे तो सुबह जब मिलूंगा कल तो जवाब के साथ ही मिलूंगा। जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होते हैं तब तक आपको जाना नहीं है, सवाल सारे पूछने हैं आपको, और उसके जवाब लेने के बाद भी सवाल हैं तो पूछने हैं। अच्छा, यहां से घर जाने के बाद फिर सवाल आया तो क्या करेंगे, ये भी सवाल हो सकता है। फिर अगर सवाल आते हैं तो हमने, ये हमारा रूटीन का पार्ट है, अगले सैटरडे के लिए, एक सैटरडे तो अभी आ जाएगा, अगले सैटरडे को जब आपके घर गए 1 हफ्ता हो जाएगा, उसके बाद भी हम मिलेंगे ऑनलाइन शाम को 5 बजे, राइट। लिमिट को अपने सेट कर दिया। याद रखिए, सूर्यास्त के बाद जो भी कुछ खाते हैं, चाहे कितना भी अच्छा हो, वो बॉडी में डिपॉजिट होता है, स्टोर होता है, अनयूटिलाइज रहता है। फिर वही जाके आके स्टोन बनेगा, वही जाके ब्लॉकेज बनेगा, वही जाके पॉलिप बनेगा, वही जाके फिशर बनेगा, वही जाके पाइल्स बनेगा, वही जाके ट्यूमर बनेगा, वही जाके सिस्ट बनेगा, और फिर वो आपको बीमारी देगा। तो क्या खाना है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब खाना है। जब भी कोई डायबिटीज का पेशेंट मुझे मिलता है, मैं बोलता हूं कि बस एक काम कर दो, शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, और ऐसा करने के 15 दिन बाद आ जाना मेरे पास। तो विदिन 15 डेज हमने देखा कि भाई उनकी दवाइयां छूट गई, और जो उनकी नींद की दिक्कत थी वो भी गायब हो गई, कोई दर्द था तो वो भी कम होने लगा। ओनली वन चेंज, राइट। थैंक यू, थैंक यू। अब यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में सवाल भी आएंगे, अरे हमारा तो ऑफिस छूटता ही 7 बजे है, मैं तो घर ही 9 बजे पहुंचता हूँ। तो लिख लीजिए इन सवालों को, राइट। तो उसका हम क्या क्या हम कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज पहली लेक्चर में से ब्रीफली क्या करने से क्या होता है, वो कर पाते हैं कि नहीं वो अलग बात है, कैसे उसको डुएबल बनाएंगे वो तो अलग चर्चा करेंगे। आज सिर्फ जल्दी जल्दी ये करेंगे पहले तो कि वो दवाइयां कौन सी है। अगर आपने कर लिया तभी मैं अगर वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे जॉब्स होते हैं जहां पे ये टाइम फ्रेम में खाना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जो पायलट्स होते हैं जो रात को ही उड़ान भरते हैं, एयर होस्टेस होते हैं, सोल्जर्स होते हैं जो नाइट ड्यूटी वाले हैं, नाइट ड्यूटी के जो गार्ड्स होते हैं, हमारे हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी डॉक्टर जो रात को ही काम करते हैं, दिन में नहीं करते, वो दिन में सोते होंगे तो रात को ही खाते होंगे ना जब काम करते होंगे।
पूरे दुनिया में ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं किसी न किसी कारण से, उनकी मोर्टिलिटी रेट हाईएस्ट होती है, उनमें कैंसर हाईएस्ट होता है, उनमें हार्ट डिजीज हाईएस्ट होता है, उनकी आखिरी जिंदगी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिनकी प्रायोरिटी, जो इतने बीमार हो गए कि हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपना टाइमिंग तो जब तक ठीक ना हो जाए उतने दिन के लिए तो मेंटेन कर ही सकते हैं। तो खैर ऐसे काफी सारे प्रोफेशन जरूर हैं जहां पे ये करना पॉसिबल नहीं है, तभी मैं 5 मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक की नहीं बात करूंगा। लेकिन ये मेडिसिन अगर कोई ले पा रहा है, हम तो बोलते हैं चलो 7 बजे नहीं तो 7:30 बजे, नहीं तो 8 बजे कर लो, लेकिन 10 बजे कभी मत करो, राइट। और कभी कभी हफ्ते में एक दिन चीटिंग भी हो सकती है। कोई भी चीज कभी कभार अगर इधर उधर कर लेंगे तो बॉडी उसको सह जाती है। आपकी गाड़ी चलती है रास्ते में, एक आध कभी गड्ढा वड्ढा आता है तो गाड़ी रिकवर कर लेती है, लेकिन गड्ढे में ही चलाएंगे गाड़ी तो वो ठीक नहीं हो सकती, ठीक नहीं रह सकती, चाहे वो इनिशियली कितने भी अच्छी गाड़ी हो। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कुछ कुदरत के नियम हैं, उसे ब्रेक करेंगे तो अल्टीमेटली हमें नुकसान करेगा। अभी देखिए नेटफ्लिक्स का जमाना है, जोमेटो का जमाना है, किसी भी समय आप खाना मंगा सकते हैं, रात के 12 बजे भी, राइट। किसी भी समय एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट एंड फूड ये हमारे पूरे कंट्रोल में आ चुका है, और जब ये पूरे कंट्रोल में आ गया हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम अपने ये पहला रूल टाइम एज मेडिसिन ब्रेक कर देते हैं और लगातार ब्रेक करते हैं। अल्टीमेटली ब्रेक करेंगे तो हमारा जो सर्केडियन क्लॉक है, हार्ट, किडनी, इनके आपस का जो ताना बाना है जिसे सर्केडियन रिदम बोलते हैं, वो बिगड़ जाता है, और वो बिगड़ेगा तो फिर इलनेस आएगी, राइट। तो पहला नियम टाइम एज मेडिसिन, इसको जरा समझने के लिए ये जो आपके पास पेन है, ये पेन है आपके पास, टेक इट इन योर हैंड। ये क्या चीज है? नहीं आएगा, नहीं, हाँ देखिएगा भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए टाइम एज मेडिसिन में ये एक सर्केडियन पेन में बोलता हूँ इसको, इसमें एक टाइम लाइन बना है। आप पेन में देखेंगे एक स्केल बना हुआ है, रात के 12 बजे से अगले दिन रात के 12 बजे तक, मिडनाइट टू मिडनाइट, देख पा रहे हैं? पहला स्टेप। दूसरा, आप इसमें देखिए कि 4 रिंग आपको दिख रहे हैं। पहले रिंग में F लिखा हुआ है, अगली रिंग में O लिखा है, उसके अगले रिंग में D लिखा है, O लिखा है, और फिर आखिर वाले में D लिखा है, FOOD। देखिए FOOD को आपस में मिला दीजिए ताकि वो फूड बन जाए। चारों रिंग को मिला दीजिए, मिल गया ना। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कीजिए, F का मतलब मान लेते हैं ब्रेकफास्ट, पहला रिंग। तो ब्रेकफास्ट जितने भी बजे आप करते हैं घर पे, उतने बजे के ऊपर F को लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तो रोज 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो मेरा F मैंने 8 बजे लगा दिया। कोई 6 बजे करता है तो 6 बजे। पहला खाना जब भी खाते हैं, पहला जब भी मुंह में कुछ जाता है पानी के अलावा, तो वहां पे आप F को रख दीजिए। रख दिया आपने। अब लंच पे आते हैं। 2 जो O वाले रिंग है उसे लंच मान लेते हैं हम। लंच जितनी बजे भी आप लगभग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 बजे करता हूँ, तो दोनों रिंग को मैं 2 बजे जहां पे है 1 और 2 के बीच में, वहां दोनों रिंग को मैं डाल देता हूं। रख दिया आपने भी। अब आता है डी फॉर डिनर, आखिरी वाला। तो डिनर जितने बजे भी करते हैं, आखिरी भोजन, डिनर का मतलब सिर्फ दाल रोटी चावल नहीं। मान लो सोने से पहले 1 गिलास दूध पीते हैं, तो वो आखिरी खाना जब भी खाते हैं वो वहां पे डी को रख दीजिए। मान लीजिए मेरे केस में तो मैं 7 बजे कर लेता हूं, उसके बाद कुछ नहीं खाता। आपके केस में हो सकता है 10 बजे आप सोचते हैं चलो भाई कुछ और भी खा लें, नमकीन खा लें, समोसा खा लें, या एक बिस्किट चाय पी के सोते हैं। तो वो आखिरी भोजन जब भी है वो डी। इन बिटवीन भी खा सकते हैं कुछ ना कुछ, वो अलग बात है। तो इस तरह से आपका जो फूड है सुबह से शाम तक का डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबने अपने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर ही लिया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, ये आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 भाग में मैंने मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपके फूड को, और जिस जिस टाइम पे आप खाते हैं नॉर्मली उस टाइम में रख दिया। अब अगर आप अपने आप को बहुत ही जल्दी बड़ी तेजी से बीमार करना चाहते हैं, तो उसका सिंपल तरीका है, इन रिंग को जितना फैला देंगे, राइट। मान लो पहला भोजन को मैं 5 बजे कर देता हूं ब्रेकफास्ट, और आखिरी डिनर को मैं 12 बजे रख देता हूं, डिनर प्लस आखिरी खाना।
जितना ये फैलता रहेगा उतना बीमारी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर मार्कर्स या हार्ट डिजीज उतना एकदम तेजी से बढ़ेगा। अब इसका ठीक विपरीत कर लीजिए, इन रिंग को जितना पास लाएंगे उतनी जल्दी से वो बीमारियां जो आ गई थी या हैं अभी वो फटाफट ठीक होंगी। तो पास लाने का मतलब जो हमारे ट्रू कैंसर पेशेंट्स हैं, आप में से जिन लोगों ने कैंसर लिखा वो जरूरी नहीं कि एक्चुअल कैंसर पेशेंट है। हम कैसे पहचानते हैं असली वाले कैंसर पेशेंट या नकली वाले? नकली वाले वो होते हैं जो बायोप्सी के रिपोर्ट के अनुसार कैंसर बताया जाता है। तो असली वाले कौन होते हैं, ये सब मैं आगे चर्चा करूंगा शाम को। तो जो हमारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं असली वाले, जिनमें बड़ा ट्यूमर बन गया है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल नीचे आ गया है, बॉडी का वेट खत्म होता जा रहा है, राइट, उनके खून की कमी होती जा रही है, पेन भयंकर है, असली कैंसर के पेशेंट। और ये जो मैंने बताया ये सारी चीजों के लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है नॉर्मली, राइट। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि वो जो डी है यानी जो एफ है, ब्रेकफास्ट को उनको हम 9 की जगह 10 बजे कर देते हैं, भाई 10 बजे खाओ। और जो डिनर है उसको हम 6 बजे तक ले लेते हैं, 6 बजे से पहले खा लो। रिंग को हमने बिल्कुल पास मिला दिया, यानी कि वो 8 घंटे के ब्रैकेट में खा रहे हैं। और कितने घंटे नहीं खा रहे हैं? 16 घंटे नहीं खा रहे हैं, लेकिन कम नहीं खाने बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं उतना ही खाओ, ज्यादा खाओ, कम खाओ, दैट इज अप टू यू। बट जब हमने उसको टाइम को स्क्वीज कर दिया, 16 घंटे जब वो नहीं खा रहे हैं, वो भी कौन सा वाला समय, जब शाम ढल चुकी है उसके बाद और अगले दिन सुबह तक नहीं खा रहे, वो टाइम भी आप जिंदा हैं, आपके सारे बॉडी के सेल्स को खाने की आवश्यकता तो तब भी है, न्यूट्रिशन तब भी चाहिए। तो बॉडी क्या करता है, हमारे अंदर बहुत सारे स्टोर हाउस बने हुए हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन जो बॉडी यूज नहीं कर पाती वहीं पे रखती है, राइट। हमारे घर पे भी एक स्टोर रूम है, आपके घर में स्टोर रूम है। जो सामान ऐसा होता है ना तो फेंका जाता है ना रखा जाता है, वहां पे इकट्ठा करते रहते हैं, राइट। और एक टाइम आता है कि वो इतना भर जाता है कि वो दरवाजा खुलता भी नहीं है ना, कि फेंक भी नहीं सकते, इस लायक भी नहीं है, रख भी नहीं सकते, रखेंगे तो कहाँ रखें, घर पे, राइट। मान लो 2-2 सोफा आ गए तो एक उठा के स्टोर रूम में डाल दिया, एक्स्ट्रा सूटकेस आ गए तो वो भी यहाँ डाल दिया, पता नहीं कब काम आ जाए। तो बॉडी ऐसा ही करता है। तो वो स्टोर, जो बॉडी का स्टोर रूम है वो है ट्यूमर, वो है सिस्ट, वो है स्टोन, किडनी स्टोन, वो बॉडी के स्टोर रूम्स हैं। और उसमें बॉडी भरता रहेगा तो वो ट्यूमर बढ़ता रहेगा ना, राइट। जैसे आप सबके घर में स्टोर रूम तो है लेकिन उसमें लिमिटेड स्पेस ही है, उसके ज्यादा होगा तो फिर तकलीफ होगी आपको। सिमिलरली कोई भी किडनी स्टोन को लेगा, उसको अगर तोड़ के उसको केमिकल एनालिसिस कराएगा तो हैरान होगा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, वो सारी चीजें उसमें जो हमारी बॉडी की आवश्यकता है। तो वो कोई बेकार गंदी चीज नहीं है, उसके अंदर वो न्यूट्रिशन है, बट वो एक ऐसी जगह पे है जो हमें दर्द कर रहा है, दैट्स ऑल। तो जब आप 16 घंटे नहीं खा रहे हैं वो कैंसर पेशेंट्स, तो बॉडी क्या करता है, वो स्टोर हाउस को तोड़ता है, ट्यूमर को तोड़ेगा, उसके अंदर से न्यूट्रिशन निकालेगा और उसको यूटिलाइज करेगा वो 16 घंटे में, बिकॉज आप तो खा नहीं रहे। तो बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया और आपको ट्यूमर से छुटकारा मिल गया। लेकिन वो कब मिलेगा छुटकारा, कब बॉडी ऐसा करेगा? ऐसा बॉडी जब करता है, इसे मेडिकली बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी को 4 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है अलग अलग कारण से। तो ऑटोफेजी एक साइंस है जिसका मतलब यह कि जब आप बाहर से बॉडी को फीड नहीं करेंगे तो बॉडी विल डिसाइड टू ब्रेक दो स्टोर हाउसेस, जो स्टोर्ड फूड है उसको बॉडी निकालेगी, और वैसे करने से आपको स्टोन से, ब्लॉकेजेस से छुटकारा मिल गया, बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गई। लेकिन बॉडी वो तभी करेगा जब काफी समय तक आप कुछ नहीं बॉडी को फीड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस पेन के माध्यम से उदाहरण दे रहा हूं कि अगर स्टोन बॉडी ने बनाया है, लेट द बॉडी डिसॉल्व इट। किसी ने तो रख दी थी आपके बॉडी के अंदर, बॉडी हैज डेवलप्ड इट। जो चीज बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, याद रखिए बॉडी में शक्ति है उसको डिस्ट्रॉय करने की भी, है ना, लेकिन उसको उस तरह का वातावरण देना पड़ेगा। इसका विपरीत वातावरण देके देखिए, कुछ लोग करते ही हैं कि रात के 12 बजे भी खाना खा लेते हैं, 1 बजे भी खा लेते हैं, और लगातार कर रहे हैं कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक। तो बॉडी ठीक इसको उल्टा करेगी कि उसको स्टोर करती जाएगी, वो ट्यूमर बढ़ता जाएगा, राइट। कई लोगों के हमने घर में देखा स्टोर रूम भर गया तो 4 में से एक कमरे को भी स्टोर रूम बना दिया। उनके घर में अगर एक कमरा, चलो भाई ये भी स्टोर रूम है अब, यानी कि एक टाइम आएगा जब पूरा घर ही स्टोर रूम लगेगा, यानी कि ट्यूमरस ग्रोथ ऑल ओवर। तो इस पेन के माध्यम से मैंने अब सिंपल ये साइंस बताया कि जो कैंसर है वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि ठीक नहीं हो सकती, आसानी से हो सकती है। लेकिन आप अपने आप से किसी से भी पूछ के देखिए कितने ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जिन्होंने ये फॉलो किया, टाइम एज मेडिसिन, गिव बॉडी अ टाइम,
टू ब्रेक दोस ट्यूमर। ऑटोफेजी करने का मौका दीजिए, बॉडी करेगी। आपको कैसे पता चलेगा करेगी? आपका दर्द कम होने लगेगा। आपका धूप लेते हैं तो वो जो खाया है दैट विल गेट डाइजेस्टेड बेटर, वो बॉडी में यूटिलाइज बेटर होता है। तो धूप को अपना पार्ट बना लीजिए किसी न किसी बहाने। जैसे मान लो जिनकी गाड़ी में सनरूफ है, चलो ऑफिस जाते हुए कुछ देर के लिए खोल दिया, अपने आप ही धूप मिल गई। किसी ने ये डिसाइड किया कि मैं तो ब्रेकफास्ट करूंगा ही बालकनी में जहां थोड़ी बहुत धूप आती हो। इस तरह से कोई ना कोई बहाने से एवरी डे लिटिल बिट एक्सपोजर टू सनलाइट। जब ये 3 चीजें करेंगे, 3 स्टेप करेंगे और टाइम एज मेडिसिन करेंगे, तो आप देखेंगे कि बड़ी तेजी से आपका 2 दिन के अंदर, कल तक देखेंगे, कल तक तो 2 दिन हो भी जाएंगे कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर में क्या फर्क पड़ा, दवाई छूटी कि नहीं, इंसुलिन छूटा कि नहीं, दर्द कम हुआ कि नहीं। 100% कम नहीं हुआ तो 50% कम होना चाहिए, कुछ तो कम होना चाहिए। तो दिस इज द सेकेंड मेडिसिन, द DIP डाइट, फूड एज मेडिसिन। ये 2 मेडिसिन सभी को लेना है। इसमें थोड़े बहुत माइनर चेंजेस भी हम करते हैं। जैसे आप में से कुछ 2-3 पेशेंट ऐसे हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट हैं, टाइप 1 पेशेंट है, ऑटो इम्यून के पेशेंट्स हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट्स को हम ये बोलते हैं कि इसमें अगर हम वापस जाएं, गेहूं, अन्न को कुछ दिन के लिए हम छोड़ने बोलते हैं। यानी कि गेहूं है, अनाज है, मिलेट्स हैं, बाजरा है, चावल है, उसको छोड़ने बोलते हैं। उसकी जगह पे 0 ग्रेन आटा बना के उसकी रोटी खाने बोलते हैं। यहाँ देंगे हम उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें हम लगता है कि ज़रूरी है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा थोड़ा हम बदलाव करते हैं। कैंसर के हिसाब से थोड़ा अलग होगा, ऑटोइम्यून के हिसाब से अलग होगा, उसको हम डिटेल में बताएंगे आगे। बट ये बेसिक स्ट्रक्चर है फूड एज मेडिसिन। तो ये हो गया दूसरा मेडिसिन जो आपको लेना ही है। तीसरा मेडिसिन जो जरूर लेना है दैट इज 0 वोल्टेज मेडिसिन। आपने अभी सुना भी, आपने अभी समझा भी। तो इसमें ये समझना होगा कि आपकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका बीमारी आपसे लड़ पाएगी ना, बीमारी ठीक हो पाएगी जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी। इम्यूनिटी अच्छी कैसे होगी इसको हमें समझना होगा, राइट। जब आपके बॉडी की वोल्टेज 0 होती है उस वक्त आपकी इम्यूनिटी पीक पे होती है। 0 पे इम्यूनिटी बॉडी की वोल्टेज कब होती है? जब आप धरती को टच करते हैं। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, उनको ये समझ आती है बात। आप में से है कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इंजीनियर? कोई ना कोई है? आप हैं, कितने हैं? तो आप लोग 2-3 लोग तो हैं, आप ये समझेंगे, बाकी लोग भी समझ सकते हैं। जितने इक्विपमेंट हैं यहाँ पे, आपके घर में भी फैन है, एसी है, सबके सब अर्थ से जुड़ा हुआ है ना, अर्थिंग किया हुआ है ना। अगर आप पूछें अर्थिंग करने की क्या जरूरत है, वो तीसरा पिन में अगर नहीं भी डालेंगे तब भी तो काम करेगा वो। लेकिन एक कारण यह है कि अर्थिंग से उस इक्विपमेंट की आयु बढ़ जाती है, इसीलिए 2 पिन की जगह तीसरा पिन भी डाला, पैसा खर्चा करके, बिल्डिंग में भी, आपके सॉकेट में भी, उस इंस्ट्रूमेंट में भी। क्यों? क्योंकि उसकी आयु बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आयु बढ़ जाती है, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है अगर वो पृथ्वी से जुड़ा है, राइट। मान लो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एक तार मैं ले लूं, यहाँ पे डाल दूं और दूसरा छोड़ लेके मैं गाड़ दूं पृथ्वी में, अर्थ में, तो ये अर्थिंग होगा। अर्थिंग यही है, राइट। हमारी बॉडी जो है, थोड़ा सा बाहर ले जाना पड़ेगा बच्चों को घुमा के लिए। सो हमारी बॉडी भी इसी प्रकार एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। इसको समझते हैं हम जरा। एक डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप से चेक करता है, हार्ट बीट चेक करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेक कर रहा है वो। ECG कराओ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगर आपकी सांसें किसी ने रोक दी, मुंह नाक बंद कर दिया, कितनी देर में डेथ होगी? 4-5 मिनट लगेंगे ना, 10 मिनट भी लग सकते हैं, तब मौत होगी। अगर आपका इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाएगा तो कितनी देर में डेथ होगी? 2-3 सेकंड में। तो इलेक्ट्रिकल फेलियर, जब आपका इलेक्ट्रिकल फेलियर बॉडी का हो जाता है, जिसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, सो इंस्टेंट डेथ। तो हमारा बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तभी हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं, तभी उस स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं। और कार्डियक अरेस्ट इज ए इलेक्ट्रिकल फेलियर, हार्ट अटैक इज ए मैकेनिकल फेलियर। हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट सेम बात नहीं है। हार्ट अटैक में ब्लॉकेज होता है, जो खून नहीं पहुंच पा रहा है, राइट, एक फिजिकल चीज नहीं पहुंच पा रही है, तो हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। जबकि कार्डियक अरेस्ट मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टॉप हो गई, इमीडिएटली गॉन एवरीथिंग।
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारी बॉडी भी उसी तरह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिस तरह से सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आयु ज्यादा कैसे होगी? जब ये अर्थ से जुड़े होंगे, जो कि आप जोड़ के रखते हैं। हमारी आयु ज्यादा कैसे होगी? जब हम भी कुदरत से डायरेक्टली जुड़ेंगे, राइट? जैसे अभी आप जुड़े हैं नंगे पैर, और आपके पैर के नीचे तार है, वो तार का एक छोर बाहर लगा हुआ है। जितने सारे जानवर हैं सारे के सारे अर्थ से जुड़े हैं ना। कोई चप्पल नहीं पहनता, जूता नहीं पहनता। बर्ड पेड़ में बैठती है और पेड़ जमीन से जुड़ा है, तो वो भी अर्थिंग हुआ है। आप जूते पहन के बाहर जाएंगे और अगर पेड़ को छू लेंगे तब भी आपका वोल्टेज जीरो आएगा। जूते उतारेंगे बाहर और जमीन पे पैर रखेंगे, वोल्ट मीटर चेक करेंगे, आपका वोल्टेज जीरो आएगा। वोल्टेज को जीरो आने में अबाउट 10 सेकंड लगते हैं। 10 सेकंड के अंदर होता क्या है? 10 सेकंड के अंदर लिटरली, यहाँ पे इंजीनियर बैठे हैं वो आपको बताएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में एंटर करता है। वो तब तक एंटर करता है जब आपका पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल दोनों सेम ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है ना। तो जब हमारा पोटेंशियल जीरो हो गया तो हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, जो घाव है बॉडी के अंदर, जिससे पेन हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और ऐसे में आपकी जो शक्ति होती है किसी बीमारी से लड़ने की बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन ये कब होगा? जब आप जमीन से जुड़े रहेंगे। कितनी देर जुड़ना है? करीब 10 घंटे रोज। अब 10 घंटे कैसे जुड़ेंगे? 10 घंटे पार्क में नंगे पैर बैठे तो नहीं रह सकते। तो आप जब कल रात को सोए तो वो बेडशीट थी आपके, 0 वोल्ट बेडशीट, उस बेडशीट के तार को लेके हमने अर्थ से जोड़ दिया। या तो होना ये चाहिए कि तार को लेके सीधे जमीन में जोड़ दिया, गाड़ दिया, लेकिन कहीं कहीं हम इलेक्ट्रिकल सॉकेट से अर्थिंग ले लेते हैं जहां से आप अपनी इक्विपमेंट लेते हैं, राइट? तो ये है अर्थिंग। जब भी कभी पूरे दुनिया में अर्थक्वेक आता है, सिर्फ इंसान मरता है, जानवर नहीं मरते कभी। अर्थक्वेक आने से कुछ घंटों पहले, कुछ दिन पहले सारे जानवर, कीड़े मकोड़े, चींटियां, बर्ड्स भी कुछ महीने पहले से घोंसला नहीं बनाते हुए उस एरिया में, सब भाग जाते हैं, राइट? अपने अपनी जान बचा के। लेकिन इंसान को तब पता चलता है जब अर्थक्वेक आ चुका होता है, इंसान जब मर चुका होता है, राइट? क्यों? बाकी जानवरों के पास ये इंटेलिजेंस कहां से आती? क्योंकि बाकी जानवर हमेशा धरती से कनेक्टेड होते हैं, तो धरती से लगातार इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन अर्थक्वेक से कुछ महीने पहले से जिस तरह का बहाव आता है इलेक्ट्रॉन का बॉडी में जानवरों के, तो वो एक डिस्ट्रेस पैदा करता है जानवरों की, उस जगह से भागो, और वो उस जगह से चींटियां भी अपना रास्ता बदल देती हैं। तो ये सारा रिकॉर्डेड है, ये किताब है, ये किताब भी आपको मिलेगी। इसमें ये सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर डाले हैं, आपको दिया इसमें है। तो दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी है, इंक्लूडिंग आवर हॉस्पिटल, जहाँ पे पेशेंट्स को 0 वोल्टेज पे रखते हैं। अभी आप सब बैठे हैं, आपके नंगे पैर हैं, आपने यहाँ पे पैर रखा हुआ है, तो आप अभी 0 वोल्टेज पे हैं। आप रात को सोएंगे और तब भी आप 0 वोल्ट बेडशीट पे सोएंगे तो आप 0 वोल्टेज पे हैं। तो 0 वोल्टेज में आपकी नींद अच्छी होगी, आपका डिप्रेशन है तो वो कम होगा, आप सुबह जब उठेंगे तो बॉडी पेन कम होगा जो नॉर्मल दिनों से, राइट? तो कई सारे बेनिफिट 1-2 दिन में, 3 दिन में दिख जाता है। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो भी 0 वोल्ट बेडशीट वो लेके जाएंगे, और घर जाके इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा एक बार, वो घर जाके करना है। मतलब एक बार ले लिया, जिंदगी भर लगातार अर्थ से आपको अर्थिंग मिलती जा रही है। तो जब अर्थिंग मिल रही है तो बॉडी का, मैंने आपको टाइम एज मेडिसिन बताया था कि टाइम टेबल बॉडी का होता है, वो टाइम टेबल बॉडी का रीसेट होने लगता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। आप में से कुछ लोग कभी कनाडा जाते हैं, कभी यूएस जाते हैं ना, कई देश। जब वहां जाते हैं तो जेट लैग होता है। जेट लैग मतलब अभी यहाँ पे दिन है तो यूएस में क्या है, अभी रात है। तो यूएस में जब रात होगा तो यहाँ पे दिन होगा। तो यूएस में जब रात होगा तो जब आप यहाँ से यूएस गए तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। ऐसा होता है ना कई दिनों तक, इसे कहते हैं जेट लैग। नींद नहीं आएगा, डिस्ट्रेसफुल लगेगा, और वहां पे जब दिन होगा तो यहाँ रात हो रहा होगा तो दिन में नींद आएगी, जो कि आप सो नहीं सकते। तो इससे कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ दिन लगते हैं आपका बॉडी रीसेट होने में वहां के हिसाब से। अब एक उदाहरण लेता हूं, मान लो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर दीजिए फॉर एग्जाम्पल, और फ्लाइट मोड में रहते हुए ही आप यूएस पहुंच गए। अब जब उसमें टाइम देख रहे हैं फ्लाइट मोड में, तो टाइम यूएस का दिखाएगा कि भारत का दिखाएगा? कहाँ का दिखाएगा? इंडिया का दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वहां का ही टाइम दिखाए तो क्या करना पड़ेगा आपको?
फ्लाइट मोड हटा दिया, वहां के नेटवर्क से जैसे ही कनेक्ट कर दिया, विद इन फ्यू सेकेंड्स वहां का टाइम जोन के हिसाब से आपको टाइम दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार अगली बार जब आप यूएस कनाडा जाएंगे तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, वो ये कि फ्लाइट से उतर के, हवाई जहाज से उतर के, एयरपोर्ट से बाहर जाके, जहां आपको जमीन दिखे, कंक्रीट नहीं जमीन, जूते उतार के आधे घंटे के लिए खड़े हो जाइए वहां पे, और जैसे ही आप वहां खड़े होंगे आधे घंटे के अंदर आपकी बॉडी उस मोबाइल फोन की तरह वहां की जियोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से रीसेट हो जाएगी, वहां का सर्किडियन क्लॉक के हिसाब से रीसेट हो जाएगा, और उसी रात से आपको वैसे ही नींद आएगी जैसे यहां पे नींद आती थी। यानी कि जो महीनों महीनों की दिक्कत थी वो आधे घंटे में आपने रीसेट कर दिया। होता है कि नहीं? किया किसी ने कभी? आपने करके देखा ना? ठीक है ना? हाँ, वीडियो देखा था, सेम डे से हो गया है ना। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि मोबाइल अगर फ्लाइट मोड में ही रहे तो कितने भी दिन समय हो जाए वो टाइम इंडिया का ही दिखाता रहेगा, है ना। तो इससे आपको समझ आ रही होगी बात कि धरती से कनेक्ट होने के से बॉडी का सर्केडियन रिदम का, बॉडी की इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग का, बॉडी के हेल्थ का, बॉडी की इम्यूनिटी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। जब तक आप इसको नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह स्वस्थ हो ही नहीं सकते। एक छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा जो बहुत ही डिस्ट्रेस में है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, सब मनाने की कोशिश कर रहे हैं, दादा दादी मामा मामी सब लोग, लेकिन उसको सिर्फ चिल्लाना है। लेकिन जैसे ही वो अपने माँ की गोद में जाता है अचानक ही उसका सारा जो दुख दर्द गायब होता कि नहीं होता है, राइट? माँ ने कुछ किया भी नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे ही आप धरती माँ के गोद में जाएंगे, छुएंगे, आप देखेंगे अगली बार जब गुस्सा आए किसी पे या डिप्रेशन हो तो कुछ मत कीजिए, जाके पैर रखिए और आधा पौना घंटे के अंदर आप देखेंगे कि जो सिचुएशन सेम ही है लेकिन आपकी सहने की शक्ति बढ़ गई, आपके अंदर एक कामनेस आ गया। तो दैट इज द ट्रू पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि धरती से आती है, और बॉडी वेट दोबारा ठीक होने लगेगा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, आपकी कमजोरी थी वो खत्म होने लगेगी। बस उसके लिए कोई बायोप्सी की जरूरत नहीं है, एक डॉक्टर स्टैंप लगाएगा तभी बताएगा नहीं, उसके लिए आपको जो तकलीफ हो रही थी वो तकलीफ गायब हो जानी चाहिए। बायोप्सी की रिपोर्ट कुछ भी बताए, पहली बात तो वो कराना नहीं है, क्यों नहीं कराना, विल कम टू दैट। तो ये मैं सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में ये बताया पहला मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, और इसके डिटेल में हम जाएंगे कल सुबह कि टाइम एज मेडिसिन के साइंस पे वो कहाँ किस तरह से। टाइमिंग का मतलब है हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन की अपनी अपनी टाइम टेबल है जो बिगड़ चुकी है, उसे रीसेट कैसे करना है उसका एक उदाहरण मैंने अभी दिया, लेकिन इसके कई सारे और तरीके भी हैं, विल टॉक अबाउट इट। लेकिन अब चलते हैं दूसरी दवाई में, सेकेंड मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन के साथ अगर आपने एक और मेडिसिन जोड़ दिया, फूड एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, DIP डाइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज से पहले यानी कि यहाँ आने से पहले DIP डाइट की नॉलेज थी? ज़्यादातर लोग, है ना। पिछले 14 साल से DIP डाइट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि DIP डाइट जैसे ही शुरू करते हैं पेशेंट्स, खास तौर पे टाइम एज मेडिसिन के साथ, तो 2 दिन 3 दिन लगते हैं अधिकतर पेशेंट की ब्लड शुगर की दवाई छूटने में, इंसुलिन छूटने में, ब्लड प्रेशर की गोली छूटने में, कॉन्स्टिपेशन ठीक करने में। तो DIP डाइट के ऊपर इस पे एक किताब अभी मैंने पिछले महीने रिलीज की थी, भगत सिंह जयंती के दिन 28 सितंबर। ये किताब आपको मिली है अभी? नहीं, मिल जाएगी आपको। तो इसमें सारा साइंस लिखा ही, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो पहली किताब जब लिखी थी DIP डाइट पे, तब हमने लिखी थी डायबिटीज को ठीक करने के लिए DIP डाइट। लेकिन जब डायबिटीज के पेशेंट को हमने DIP डाइट देना शुरू किया तो कुछ दिन बाद आके कहते ना जाने क्यों मेरा BP भी नॉर्मल हो गया, दवाई छोड़नी पड़ी। कुछ 2-3 महीने बाद आके कहते हैं चश्मा भी ठीक, हमें जरूरत नहीं है कि चश्मे के साथ दिखता ही नहीं है, चश्मा छोड़ दिया। तो इस तरह से हमने डेटा इकट्ठा किया तो हमें पता लगा कि इस डाइट से सिर्फ डायबिटीज नहीं, कोई भी बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है, राइट। इस पे फिर पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में क्लिनिकल ट्रायल हुए। भारत में क्लिनिकल ट्रायल हुआ, आयुष मंत्रालय ने किया 2 साल का क्लिनिकल ट्रायल इस डाइट के ऊपर, और उन्होंने देखा इससे बोन की डिजीज, इन्फ्लेमेटरी डिजीज बड़ी तेजी से ठीक होती है। ऐसा एक ट्रायल किया नेपाल में, नेपाल सरकार ने किया DIP डाइट के ऊपर कि 7 दिन तक किसी को DIP डाइट में रखेंगे तो क्या प्रभाव रहता है। तो उनकी BP ठीक हो जाती है, उनकी शुगर ठीक हो जाती है, उनका मोटापा कम होने लगता है। ये एक ट्रायल का नतीजा है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मुझे भेजा है अपने ट्रायल का नतीजा। ऐसे ही एक ट्रायल किया, ऑब्जर्वेशन स्टडी किया मलेशिया में
इस बार किया उन्होंने डीआईपी डाइट। अगर किडनी पेशेंट को दें तो क्या होता है, 25 दिन के लिए देंगे। उन्होंने देखा कि किडनी पेशेंट अगर डीआईपी डाइट पे 25 दिन तक रहे तो उनका जीएफआर बढ़ जाता है, उनकी किडनी फंक्शनिंग बढ़ जाती है, उनके सिम्टम घटने लगते हैं। तो ये ट्रायल का नतीजा उन्होंने मुझे भेजा। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से इस पर क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं और हमने तो अपने पेशेंट पे हजारों लाखों पेशेंट में हमने इसका इफेक्ट देखा। आप में से भी बहुत लोग हाथ रेस कर रहे हैं, तो यू ऑलरेडी नो अबाउट द बेनिफिट। सिंप्लीफाई ये करते हैं कि डीआईपी डाइट में क्या करना होता है, और तो आपको पता होगा लेकिन मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता दूं। डीआईपी डाइट के 3 ही स्टेप हैं। स्टेप 1, 12 बजे तक, 8 बजे से पहले तो कुछ खाना ही नहीं है, 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहना है। 8 से 12 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए अपने पसंद के, जो फल सीजनल मिल जाए, केला हो, आम हो, चीकू हो, अंगूर हो, संतरा हो, पपीता हो, तरबूज हो, खरबूज हो, जो फल मिल जाता है आपके हाथ लग जाता है, 3 से 4 तरह के फल लीजिए। अपना बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम 700 ग्राम, 700 ग्राम। इतना आपको खाना है, कम से कम, ज्यादा भी खा सकते हैं लेकिन इतना तो खाना ही है। तो ये है आपका ब्रेकफास्ट, यानी कि 12 बजे तक कुछ और नहीं खाना है, ना 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 बिस्किट, ना रोटी, ना पूरी भाजी, ना इडली डोसा, ना नूडल्स, ना ब्रेड, लेकिन भूखे नहीं रहना है। फ्रूट ब्रेकफास्ट पेट भर के। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फल हों मीठे जरूर हों। आम खाएं खूब सारे, चीकू खाएं खूब सारे, अंगूर खाएं खूब सारे, राइट। हमारे जब अभी आम का सीजन था तब जब कैंप लगता था तो ब्रेकफास्ट में 1 किलो आम मिलता था, कोई चाहे तो 2 किलो, वो घबरा जाते थे। तो हम डायबिटीज पेशेंट, ऊपर से आम दे रहे हैं और इंसुलिन भी मना किया दे रहे हैं। हमें पता है कि जैसे ये खाएंगे उनका ब्लड शुगर नीचे आएगा और अगर इंसुलिन ले लिया तो ब्लड शुगर और नीचे चला जाएगा। तो कई बार लोग बोलते हैं कि 15 साल से मैंने आम नहीं खाया बिकॉज डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि मैं डायबिटीज पेशेंट हूं। क्योंकि आपने आम नहीं खाया तभी तो आप डायबिटीज पेशेंट हैं। जो चीज आपको ठीक कर सकती है वही चीज आपको रोक दी गई, और आपने रोक भी दिया तो क्या ठीक हो गए? इसके ठीक विपरीत आज अपने फ्रूट ब्रेकफास्ट आपने किया था ना, फ्रूट ब्रेकफास्ट आपका। तो फल पेट भर के खाना है, अप्रोक्सीमेटली मैंने बता दिया। मान लो किसी का पेट 600 ग्राम में भर गया, कोई बात नहीं, रुक जाइए, लेकिन 1 घंटे बाद भूख लगेगी तो खाना यही है। कम ज्यादा कर सकते हैं आप अपने भूख के अनुसार, लेकिन खाना फल है, ये रूल है। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है कि भाई क्वांटिटी इससे ज्यादा चाहिए, ज्यादा कर लीजिए, ये एक सिंबॉलिक क्वांटिटी है। अच्छा, कम में पेट भर गया, ठीक है, फिर दोबारा भूख लग गई, दोबारा फल खा लीजिए। खाना फल है, भूखे नहीं रहना है। जितना ज्यादा खा पाएंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये दिमाग में रखिए। थैंक यू। कई लोग बोलते हैं कि ये खाने के बाद भूख लग जाती है, तो हमने कहा मना कहाँ किया हमने दोबारा खाने से, राइट। तो हमने तो बोला ही नहीं कि आप दोबारा नहीं खा सकते या ज्यादा नहीं खा सकते। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, जैसे अभी आज लंच के लिए बैठेंगे, राइट, 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में नॉर्मल खाना जो है, जो अभी भी खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह, वो आप लीजिए, जितना खाना है उतना लीजिए, ज्यादा कम आपकी मर्जी है। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह के वेजिटेबल ले लीजिए जो कच्चा खा सकते हैं। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, जो भी आपको लगता है कि आप कच्चा चबा चबा के खा सकते हैं, वो 3 से 4 तरह के वेजिटेबल ले लीजिए। इंटू 5, बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम्स, 350 ग्राम। इतना जब मैं खाऊंगा तो ये बन जाएगा दवाई। सलाद सभी खाते हैं लेकिन 1-8 टुकड़े खाते हैं, खीरे के 2 टुकड़े खा लिए, तो वो मेडिसिन नहीं है। इन दिस क्वांटिटी मेडिसिन। ये खाने के बाद, अब ये खाने के साथ नहीं, ये खाने के बाद अब इसको खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल। आप बोलेंगे इतना खा लेंगे तो पेट ही भर जाएगा। हो सकता है पहले दिन आपको ऐसा लगे, लेकिन आपकी भूख भी बढ़ जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आपका एपिटाइट बढ़ जाएगा। तो आपको इतना भूख लगेगा कि अभी अगर लंच में 4 रोटी खाते हैं तो तब भी आप 4 रोटी ही खाएंगे, कम नहीं खाएंगे, क्योंकि भूख बढ़ गई ना। भूख बढ़ने का मतलब आप ठीक हो रहे हैं, और भूख नहीं लगने का मतलब आप बीमार हैं। तो वो एक इंडिकेशन है कि आप ठीक हो रहे हैं। भूख लग रही है तो ये अच्छी बात है, और खाओ। तो कम खाने नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पहले सलाद खाने बोल रहे हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के प्रोफाइल मैंने देखे जिनको एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, ये ऐसे ना इंडाइजेशन होता है, डकारें आती हैं, ऐसे कुछ पेशेंट्स काफ़ी सारे हैं, मैंने पढ़ा। उनको मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, आज लंच में भी वो बोले, उनको रॉ वेजिटेबल की जगह स्टीम वेजिटेबल,
बिल्कुल ही कच्चा खाने की जगह स्टीम वेजिटेबल, उनको ज़्यादा, कई बार मैंने देखा स्टीम वेजिटेबल ज़्यादा सूट करता है, राइट। तो 100 में से 5% पेशेंट ऐसे हैं जिनको स्टीम ज़्यादा सूट करेगा और 95% पेशेंट ऐसे हैं जिनको रॉ सूट करेगा। लेकिन ये हिट एंड ट्रायल से ही होता है, एक बार करके देखने से पता चलता है। खास तौर पे जिनको ऑलरेडी ब्लोटिंग होती है उनको तो स्टीम ज़्यादा सूट करता है। तो आज जब आप लंच में फूड मांगे या आपको दिया जाए तो प्रेफर द स्टीम्ड वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ टोटली रॉ, राइट। तो ये है प्लेट 1, ये आपने खा लिया। अब प्लेट 2, रोटी सब्जी दाल चावल जो आपको मिल रहा है वो खा लीजिए, राइट। ये है आपका लंच, ये इसी ऑर्डर में लेना है, उल्टा नहीं लेना है। कई लोग बोलते हैं पहले ये खा लेता हूँ रोटी सब्जी फिर खा लूंगा, तो रिजल्ट भी उल्टा ही आएगा। फिर क्यों उल्टा आएगा वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में न्यूट्रिशन वाले सेक्शन में। लेकिन ऐसे खाना, डिनर में भी आपको वही करना है जो मैंने आपको लंच के लिए बताया, यानी कि पहले प्लेट 1 फिर प्लेट 2। डिनर 6 बजे तक 7 बजे तक फिनिश करना ही है। आखिरी बात, 2 तरह की चीजों को छोड़िए। कोई भी चीज जो पैकिंग में आती हो, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, छोड़ दीजिए। कोई भी चीज जो जानवरों से आती हो, मीट, मछली, अंडा या डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, ये प्लांट से नहीं आ रही, जानवर से आ रही, उसको छोड़ दीजिए। कई लोग ये बोलेंगे कि भाई दूध तो अच्छा होता है, अच्छा होता होगा, लेकिन आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप खुद अच्छे होने लगेंगे विद इन ए मैटर ऑफ 2 डेज 3 डेज, राइट। आपके जोड़ों के दर्द कम होने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा। जो टाइप 1 बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि पहली चीज एनिमल फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट को हटा दो। आप सिर्फ एक बदलाव से ही उनका ब्लड शुगर नीचे आने लगता है, राइट। याद रखिए, दूध जो है, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कोई और जानवर किसी और जानवर को पकड़ के दूध नहीं पीने लगता है। इंसान ही ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। एक शेर गाय को पकड़ के खा लेगा, शिकार कर लेगा, गाय का दूध नहीं पीने लग जाएगा पकड़ के। तो दूध जो है ना, वो कुदरत ने कुछ इस प्रकार बनाया कि अपने ही बच्चे के लिए है, उसकी माँ का दूध, वो भी पहले कुछ महीनों के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं। जब तक हमारे दांत नहीं निकलते तब तक हमारे बॉडी का अंदर पेट अलग तरह से होता है, दूध को मेटाबॉलाइज करने की शक्ति रखता है, वो भी अपने माँ का दूध, राइट। इस पे हम डिटेल में और बात करेंगे। अभी तो ये है कि ये करेंगे और देखेंगे कि ये मानने के बाद 2 दिन में क्या होता है। कई लोग बोलते हैं इससे हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं। अगर हड्डियां मजबूत होती हैं दूध पीने से, तो जिंदगी भर आप सबने दूध पिया है, हड्डियां काफी मजबूत हो गई होंगी। अगर 2-3 दिन नहीं भी पिएंगे तो हड्डियां पिघल तो नहीं जाएंगी, आफ्टर ऑल पूरी जिंदगी भर दूध पिया है। तो 2-3 दिन का तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं हम, और 2-3 दिन में अगर लाभ मिल गया तो वो 2-3 दिन को 1 हफ्ता एक्सटेंड कर देंगे, और लाभ मिलता चला गया तो फिर हम दूध को परमानेंटली छोड़ सकते हैं, राइट। तो देखिए छोड़ने के बाद क्या नतीजा आता है, नतीजे आने के बाद फिर फैसला कीजिए। फिलहाल तो ये फैसला है कि 3 दिन तक तो छोड़ ही सकते हैं, राइट। अच्छा, कुछ चीज़ों को जोड़ना है, जैसे नट्स एंड स्प्राउट्स है, राइट। नट्स एंड स्प्राउट्स मुट्ठी भर खाना है तो खा सकते हैं एज ए स्नैक्स, जब चाहे खा सकते हैं 8 AM to 6 PM के बीच में। फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी कभी मन करे तो खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। धूप में बैठिए 40 मिनट, नहीं बैठना 40 मिनट तो 20 मिनट बैठिए, 20 मिनट नहीं बैठना तो 20 मिनट नहीं बैठेंगे तो 15 मिनट 10 मिनट तो बैठ ही लीजिए। एवरी डे लिटिल बिट एक्सपोजर टू सनलाइट, क्योंकि जिस तरह से जब हम सांसें लेते हैं 99% ब्रीदिंग हम नाक से करते हैं, 1% ब्रीदिंग हम अपने स्किन से करते हैं। सिमिलरली जब आप खाना खाते हैं तो 99% सब मुंह से आता है, लेकिन स्किन से जो सन रेज एब्जॉर्ब होती हैं तो खाना जो आपने खाया है वो बॉडी में मेटाबॉलाइज होता है। हम बाकी जानवर से विपरीत करते हैं, हम खाने को गर्म करते हैं फिर उसको खाते हैं। बाकी जानवर पहले खाते हैं फिर अपनी बॉडी को गर्म करते हैं धूप में, राइट। तो आपको धूप लेना है, बिकॉज जब बीच बीच में ब्रेक देते हैं, जब वो थक जाता है एक पोर्शन लेते हुए, तो यहां मैंने आपको बताया कि कैसे आप लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं इंस्टेंटली बाय चेंजिंग द पोस्चर। इसके डिटेल में भी हम जाएंगे। अब आते हैं किडनी के पेशेंट्स पे। किडनी के पेशेंट्स पे हम ग्रेविटी कैसे यूज करते हैं। किडनी के यहाँ भी कुछ पेशेंट्स हैं, 3-4 पेशेंट्स हैं जिनके पैरों में सूजन होती है। पैरों में सूजन होती है तो पैरों की सूजन कैसे ठीक करें, ग्रेविटी को यूज करके। अभी ग्रेविटी जब मैं खड़ा हूं तो अगर मैं किडनी का पेशेंट हूं तो मेरा किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि मेरा जो बॉडी फ्लूइड है वो पैरों में जमने लगेगा, है ना। किडनी काम नहीं कर रही, पैरों में जम रही है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, मैं आपको डिटेल में तो करेंगे ही, आप में से कुछ पेशेंट इन 3 दिन में भी करेंगे।
ये बेड है आपका, बिस्तर है, फ्लैट बेड। ऐसे पेशेंट का बिस्तर हम ऐसे कर देते हैं 10 डिग्री टिल्ट, और सिर नीचे पैर ऊपर। अब ग्रेविटी से ब्लड, यहां ग्रेविटी से ब्लड कहां जा रहा है? पैर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब इस पोस्चर में लेटेगा तो ब्लड पैर से किडनी की तरफ आएगा। पैर से जब किडनी की तरफ ब्लड आता है और ऐसा 2 घंटे तक हो तो किडनी रिवाइव होने लगती है, ठीक होने लगती है। आपको कैसे पता चलेगा? पैरों की सूजन खत्म हो जाएगी पहले 2 घंटे में, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा पहले 2 घंटे में, राइट? तो यानी कि किडनी ठीक होने लगी। लेकिन हमें 1 दिन नहीं करना, हमें तो 20 दिन 25 दिन करना, रोज 2 घंटे करने। तो ऐसे पेशेंट के घर में आप जाएंगे तो देखेंगे कि टिल्ट बेड है, 3-3 ईंटें लगा दिया, 1 फीट की ऊंचाई हो गई, 10 डिग्री एंगल बन गया। तो हमने क्या किया? ग्रेविटी एज मेडिसिन यूज किया, राइट? तो जब किडनी पेशेंट होते हैं इनिशियल स्टेज पे, जब अभी पैरों में सूजन आनी शुरू हुई, यूरिन आउटपुट जस्ट कम होना शुरू हुआ, बीपी बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि फर्स्ट साइन ऑफ किडनी पेशेंट। जब डॉक्टर ने जस्ट बोला ही आपको डायलिसिस जाना पड़ेगा, गया नहीं अभी, तब हम बोलते हैं टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, 0 वोल्ट मेडिसिन, तीनों के अलावा ग्रेविटी एज मेडिसिन इमरजेंसी, ये चौथा मेडिसिन भी 15 दिन के लिए यूज कर लो। और कब तक करना है? जब तक कि पैरों की सूजन ना चली जाए, जब तक यूरिन आउटपुट ना बढ़ जाए। अच्छा, यूरिन आउटपुट बढ़ गया, पैरों की सूजन चली गई, अब इसको छोड़ दो, हमने ग्रेविटी ने अपना रोल कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे वो लंग हो, चाहे वो किडनी हो, आगे मैं बताऊंगा चाहे वो हार्ट हो, ग्रेविटी को हम मैनिपुलेट करके इमीडिएटली कुछ मिनट में फर्क देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो किडनी के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट डायलिसिस के, जो हमारे हर हॉस्पिटल्स में दिखेंगे आपको, जो डायलिसिस कराते आए हैं कुछ महीनों से, कुछ सालों से, डायलिसिस से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तो उनकी किडनी खुद की काम करेगी तो डायलिसिस छूट जाएगा उनका, जो फेल हो चुकी है। उनको हम बोलते हैं ग्रेविटी एज मेडिसिन। इन एडिशन टू दैट उनको हम बोलते हैं हीट एज मेडिसिन। इन दोनों को जोड़ देते हैं साथ में। उनको इस तरह के पानी के टब में, गर्म पानी के टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर में उनको बिठा देते हैं। आप में से कोई बैठा है? कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब पानी के टब में आप बैठे थे, पानी यहीं तक होगा आपके, यानी कि आधा हिस्सा बॉडी का पानी के अंदर, आधा हिस्सा बॉडी का पानी के बाहर, यही होगा ना? तो जो हिस्सा बॉडी का पानी के बाहर, अभी पूरा हिस्सा बॉडी का पानी के बाहर है हम सबका। अभी हमारे ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, कितना आ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर सबके सिर पे। अब उस वक्त जब आप बैठे थे, उस वक्त जितना पार्ट पानी के ऊपर था, उतने में बॉडी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था? 1। लेकिन जो पार्ट पानी के अंदर है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वेट ऑफ द वाटर, राइट? यानी कि आधे भाग का प्रेशर अलग और आधे भाग का अलग। ये जो प्रेशर डिफरेंस हुआ, पहली बात। पानी गर्म था 40 डिग्री, ये दूसरी बात। जब ये दोनों चीज होती हैं तो आपका स्किन तीसरा किडनी बन जाता है, थर्ड किडनी, मेडिकली बोलते हैं थर्ड किडनी। स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, जो काम किडनी नहीं कर पा रहा वो स्किन करने लगता है। जो किडनी से पेशाब के थ्रू जाना था, यूरिक एसिड जाना था, यूरिया जाना था, एक्स्ट्रा शुगर जाना था, वो किडनी तो कर नहीं रही, तो स्किन के रास्ते वो सारे काम होने लगते हैं। यानी कि स्किन के रास्ते जब वो सारे काम होंगे तो किडनी को रिलीफ मिल गया, किडनी अपने आप को रिवाइव करेगा। उस वक्त रिवाइव कैसे करेगा? जब आप पानी में बैठे थे, सबसे नीचे वाला हिस्सा कौन सा था? पैर था। जो पार्ट सबसे नीचे होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर उसी पार्ट पे होगा, पानी का सबसे ज्यादा दबाव। जब पानी का दबाव पैर में ज्यादा है तो ब्लड पैर से ऊपर की तरफ आ रहा है। अभी इस वक्त ब्लड ऊपर से नीचे जा रहा है, तो जब पैर से किडनी की तरफ आ रहा है, वो किडनी को एक्टिवेट कर रहा है। स्किन में प्रेशर पड़ रहा है और हीट है, वो स्किन को एक्टिवेट कर रहा है। यानी कि किडनी रिवाइव हो रही है, आपका स्किन भी किडनी का काम कर रहा है। जब ऐसा आप बैठेंगे 2 घंटे, अभी तो आपको आधा घंटा बिठाया होगा, क्योंकि जब आप ऐसे बैठते हैं पहले दिन ज्यादा नहीं बैठ सकते, धीरे धीरे बढ़ना होगा। जब ऐसे हम 2 घंटे बिठाते हैं, पानी यहां तक कर देते हैं, तो उसकी डायलिसिस की जरूरत छूटने लगती है और फाइनली छूट जाती है। यानी कि डायलिसिस चाहिए ही नहीं अब, और ये भी 3 महीने करना है, फिर ये भी नहीं चाहिए। यानी कि उसका ओरिजिनल किडनी दोबारा ओरिजिनल हो गया। कैसे? हीट एज मेडिसिन एंड ग्रेविटी एज मेडिसिन। थैंक यू। ये एक ऐसी चीज है, या ये सारी ऐसी चीज जो घर पे कर सकते हैं इजीली। किसी हॉस्पिटल या हमारे हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो, ये नॉलेज, बस इसकी जरूरत है ना? घर पे कर सकते हैं। कैसे एग्जैक्टली करना है, वो 3 दिन आप हैं तो
आपको डिटेल में मैं सिखाऊंगा इतने अच्छी तरह से कि आप घर पे कर पाए। सबको करने की जरूरत नहीं सब कुछ, लेकिन जिनको किडनी की इशू है उनको करने की जरूरत है। जिनको जो करने की जरूरत होगी घर पे क्या करना है, किसको कितना करना है, उसके लिए सबको आपके जाने से पहले अलग अलग सर्केडियन चार्ट मिलेगा। अगर ये चिंता है दिमाग में कि घर जाके कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दवाई कौन सी छोड़नी है, कितनी छोड़नी है, राइट, तो सबको आपके हिसाब से अलग अलग चार्ट मिलेगा, एक्सक्लूसिव चार्ट मिलेगा। उस चार्ट को तीसरे दिन आपके जाने से पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो चार्ट को आपको फॉलो करना है। फिर तो उस चार्ट में किसी में कोई टेक्निक, किसी में कोई टेक्निक, किसी में कोई पंचकर्मा, किसी में कोई और अलग अलग होगा, सबका सेम नहीं होगा, लेकिन अभी मैं ओवरऑल बता रहा हूं। अब मान लीजिए हम इसको हार्ट में कैसे यूज करते हैं, हार्ट पेशेंट के लिए आपने भी कुछ लोगों को यूज किया होगा और करेंगे भी। मान लो किसी का बीपी बढ़ गया या किसी को हार्ट अटैक ही आ गया। हार्ट अटैक मतलब चेस्ट पेन आया और इतना ज्यादा पेन भयंकर कि वो गिर गया, बेहोश हो गया या बेहोश होने वाला है, पेन बढ़ता जा रहा है, तो वो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। अब हमें उसी वक्त उसको आराम देना है, उसी वक्त उसी समय चाहिए। अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे आधा घंटा 1 घंटा वो तो क्या, या तो जिंदा रहेगा या मर गया, जो भी होना है तो हो चुका होगा, राइट, वो तो तसल्ली के लिए ले जा रहे अलग बात है। तो हम वहां पे हीट एंड ग्रेविटी दोनों एक साथ यूज करते हैं, वेरी सिंपल। उसमें पेशेंट अगर बैठ सकता तो पेशेंट को बिठा दिया, और अगर लेट सकता तो वो पैर आगे लटके हुए और पेशेंट लेटा हुआ है, यही 2 चीज हो सकती हैं। बाल्टी लेते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पानी, याद रखिए टेम्परेचर 42 डिग्री वेरी वेरी हॉट, और 42 टू 45 डिग्री सेल्सियस, और दोनों पैर बाल्टी के अंदर। पेशेंट या तो बैठा हुआ है या पेशेंट लेटा हुआ है। जब दोनों पैर बाल्टी के अंदर हैं तो याद रखिए हमारा जो काफ मसल्स है, पिंडली जिसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है सेकेंड हार्ट। अब जैसे ही मैं चल रहा हूं तो ये पिंडली पुश कर रही है ब्लड को एक बार में उतना ही 80 ml जितना एक हार्ट बीट में ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर जाता है। यानी कि जितनी बार मैं हिल रहा हूं उतनी बार मेरे 2 हार्ट काम कर रहे हैं, एक ये प्राइमरी हार्ट, एक ये सेकेंडरी हार्ट। लेकिन आप नहीं हिल रहे हैं क्योंकि आप तो बैठे हैं, तो आपका एक ही हार्ट काम कर रहा है। जब आप लेटेंगे तब एक ही हार्ट की जरूरत है, बिकॉज तब हार्ट ऑलरेडी नीचे है, राइट। लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो बैठे हुए भी, यहाँ भी 2-4 लोग हैं जो बैठे हुए अपने पैर हिला रहे हैं। देखा कभी किसी को, वो बैठा हुआ है, आप देखेंगे महफिल में 1-8 लोग ऐसे होते हैं जो पैर जिनके ऐसे हिलते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, राइट। कई लोग बोलते हैं, टोकते भी हैं कई लोग, पैर क्यों हिला रहे हो, अपशकुन है, ये अच्छी आदत नहीं है, बैड मैनर्स हैं। लेकिन जब आप पैर ऐसे हिलाते हैं तो आपका सेकेंड हार्ट साथ में काम करता है। ऐसे लोगों में हार्ट डिजीज नहीं होती है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, हाई ब्लड शुगर नहीं होता, ऐसे लोग कभी मोटे नहीं मिलेंगे आपको, ऐसे लोग भयंकर बीमार नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग किडनी पेशेंट नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं मिलेंगे जो अपने पैर से हिलाते रहते हैं। हमने इस पर बहुत सारी रिसर्च की, इस पर भी किताब लिखी है हेल्प नाम से, वो आपको मैं ई बुक दूंगा। जैसे एक प्रोफेशन है जहां पे पैर हिलाना मजबूरी है, टेलर पूरे दिन पैर हिलते रहते हैं उनके ऐसे करके। आपको मैं काम देता हूं कि आप ऐसा टेलर ढूंढ के निकालिए जो मोटा हो, जो बीमार हो, डायबिटीज हो, बीपी हो। एक भी टेलर नहीं मिलेगा, हमें तो नहीं मिले, हमने पूरा सर्वे कराया, एक आप मिले, फिर पता चला वो उसके साथ मोटर लगा लिया उसने, तो उसको तो नहीं मानेंगे हम। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो सेकेंड हार्ट है ये कमाल का है, इसको जितना ज्यादा यूज करेंगे तो उतना आप हेल्दी रहेंगे। तो उस वक्त हार्ट अटैक के केस में, एंजाइना के केस में, हाई ब्लड प्रेशर में, हाई फीवर में, तो या इवन वेरिकोज वेन्स में या प्लांटर फैसाइटिस में, हम जब पेशेंट को ऐसे बिठाते हैं और गर्म पानी के बाल्टी में दोनों पैर रखते हैं तो ये जो काफ मसल्स हैं, जो सेकेंड हार्ट है, ये एक्टिवेट होता है। और हमने देखा है, और ये वैसे भी साइंटिफिकली प्रूवन है, कि पेशेंट का जो सिम्टम्स हैं, जो चेस्ट पेन है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है आधे घंटे के अंदर। उसका बीपी धीरे धीरे कम होता है आधे घंटे के अंदर। उसका फीवर आधे से 1 घंटे में कम, जो फीवर के पेशेंट जिनको इन्फेक्शियस डिजीज से फीवर होता है वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने हार्ट को ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड हीट एज मेडिसिन से एक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि ग्रेविटी और हीट, चाहे वो हार्ट हो,
किडनी हो, लंग हो, मैनिपुलेट करके हम यूज करके इंस्टेंटली, इमीडिएटली, कुछ मिनट में पेशेंट को इमीडिएटली रिवाइव कर सकते हैं। इसके डिटेल में और जाएंगे तो ये 5 तरह की दवाइयां हैं जो मेनली आपको दी जाएंगी। सबको सारी दवाई नहीं, पहली 3 दवाई सभी के लिए कॉमन है, बाकी 2 दवाइयां। इसके अलावा जो पंचकर्मा थेरेपी आप कर रहे हैं, पंचकर्मा घुटनों में वगैरह में हीट, तो वो भी हीट एज मेडिसिन है। ऑयल के माध्यम से आप हीट को आपके बॉडी के एक पार्ट में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जब हीट कहीं पहुंचती है तो बॉडी की सारी इम्यूनिटी वहीं जाती है उसको रिपेयर करने के लिए। तो ये 5 तरह की दवाइयां हैं, जिसमें 3 तरह की दवाइयां सभी को लेनी है, बाकी ग्रेविटी एज मेडिसिन, हीट एज मेडिसिन जिन जिनको हम बताएंगे उनको लेना है। और आइडिया ये है कि ड्रग फ्री एंड ऑल द सिम्टम फ्री, राइट। इसी को दिमाग में रखें, रिपोर्ट को दिमाग में रखेंगे तो रिपोर्ट को कभी आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि रिपोर्ट को बनाया ऐसे गया है कि सब उसके ट्रैप में आए। किस प्रकार से बनाया गया है, ट्रैप में कैसे लाते हैं, वो हम दोपहर को शाम की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो मैं डिस्कस करूंगा उनके बुक्स, ई बुक्स, रिसर्च पेपर्स आपको दूंगा भी इन्हीं 3 दिन में, टाइम टू टाइम, ताकि वेरीफाई करें। और हर चीज़ रिकॉर्डेड है, जो आपको लिंक मिल जाएगा ताकि उसको किसी को दिखा सके, कोई डॉक्टर को दिखा सके, क्योंकि हम तो उसके ऑपोजिट ही बोल रहे हैं। और दोनों लोग एक साथ सही हो नहीं सकते, तो कन्फ्रंट कर सकते हैं डॉक्टरों को कि आपने तो जियोमैग्नेटिक फील्ड आपको रीओरिएंट करती है। लेकिन एज ए ह्यूमन या तो हम कंक्रीट में रहते हैं, या फिर बाहर निकलते हैं तो जूते पहन के निकलते हैं, या फिर रोड पे चलते हैं, तो हम डिसोसिएटेड हैं फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से जो एक सिग्नल मिलता है जिससे हमारा बॉडी रीओरिएंट होता है जियोमैग्नेटिक फील्ड के अनुसार, जिससे हमारे बॉडी के ऑर्गन के सर्केडियन रिदम बनता है, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसको रीसेट करे बगैर हम ठीक नहीं हो सकते। और रीसेट करने के लिए जो आपने शुरू कर ही दिया है, तो आप देखेंगे कि हाउ फास्ट इट वर्क्स। लेकिन रीसेट करने की जरूरत रोज है। तो वो 0 वोल्ट बेडशीट एक तो आप लेके जाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा वो घर पे खुद भी बना सकते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमसे नहीं लेके खुद बना लेते हैं, राइट। और एक बार बना लिया तो जीवन भर के लिए है, फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। गेटिंग कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ। तो ये 3 तरह की मेडिसिन है, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट मेडिसिन। ये 3 ऐसी मेडिसिन है जो हर एक को रोज लेना है, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, किडनी पेशेंट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों मेडिसिन लेना ही है। ये 3 मेडिसिन अगर कोई भी पेशेंट आपको मिलता है, आप डॉक्टर बन सकते हैं। कोई पेशेंट आता है, उसकी सारी रिपोर्ट देखिए ताकि उसे तसल्ली हो जाए, आपने रिपोर्ट देख ली, कहा हाँ मामला बहुत गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको 3 मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, 3 हफ्ते बाद आ जाइए, तो मोस्ट लाइकली वो रिजॉल्व हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा, है ना। तो डॉक्टर बनना कोई मुश्किल नहीं है, बट इसका विपरीत सोच के देखिए। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके कई साल हो गए, किसी भी डॉक्टर ने आपको बताया, उसको खुद ही नहीं पता, वो भी उतना ही बीमार है जितना आप बीमार हैं, है ना। इनके बिना आप ठीक नहीं हो सकते, और इनके साथ बड़ी तेजी से ठीक हो सकते हैं, वो आप देखेंगे भी, राइट। अब हम बात करेंगे 2 तरह की इमरजेंसी मेडिसिन की। 3 तरह की दवाई जो सभी को लेनी है, 2 तरह की दवाई जो ज्यादा बीमार लोगों को लेनी है। यही 5 दवाइयां हैं जो आपको ठीक कर सकती हैं। तो आते हैं 2 दवाइयों पे। अगला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्रेविटी एज मेडिसिन। कई लोग ऐसे होते हैं जो बेहद बीमार हैं, ऐसे पेशेंट होते हैं जो बेड से उठ ही नहीं सकते। हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे पेशेंट आते हैं, उनको हम कैंप में नहीं लेते, बिकॉज कैंप में इस तरह के माहौल में वो नहीं कर पाएंगे। उनको हम बोलते हैं आप 10, 15, 20 दिन के लिए रहो, और वो एक लेवल पे उनको ठीक करते हैं, तभी वो कैंप में आ सकते हैं। तो उसमें उन पेशेंट्स को, खासतौर पे कैंसर के पेशेंट को, क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को, या लंग के पेशेंट को, या ब्रेथलेसनेस वाले पेशेंट को हम देते हैं ग्रेविटी एज मेडिसिन। आप में से कुछ ने लिखा है यहाँ पे कि वो चक्कर आने लगता है, उनको डिजीनेस होने लगता है, राइट, कमजोरी आने लगती है, उनको हम देते हैं ग्रेविटी एज मेडिसिन। ग्रेविटी तो पता ही है आपको, राइट। तो अब ग्रेविटी एज मेडिसिन क्या है ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये इमरजेंसी में काम आएगा, राइट। 2 तरह की मेडिसिन है, ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड द नेक्स्ट इज हीट एज मेडिसिन। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, राइट। तो ये समझ लेते हैं इमरजेंसी हम कैसे करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, फास्टेस्ट टू एक्ट। किसी को हार्ट अटैक आ गया, तब फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन नहीं कर सकते ना, तो तब हम क्या करेंगे, राइट। कोई इमरजेंसी हो गई, कोई बेहोश हो गया, तब हम क्या करेंगे, तो ग्रेविटी एज मेडिसिन, हीट एज मेडिसिन। अचानक कुछ हो गया, तो उसी वक्त उसको ठीक करना है, तो क्या करेंगे,
तब ग्रेविटी एज मेडिसिन, हीट एज मेडिसिन। इसको समझिए जरा, राइट? क्योंकि अचानक जब भी किसी का कुछ होगा तो वो कहीं भी हो सकता है ना? तो उसको बोलेंगे हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, वो ठीक नहीं कर सकता कोई भी जब तक कि इन चीज़ों को आप अलाइन ना कर दें। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ ग्रेविटी एज मेडिसिन। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, स्ट्रेट खड़ा हूँ, आप लोग बैठे हैं, और अगर मैं बिना हिले 20 मिनट खड़ा रहूँ, बिना हिले, सावधान की पोजीशन में, धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है, ऑलरेडी आपको पता है। हार्ट ब्लड को ऊपर खींच रहा है, सिर तक ले जा रहा है, ये भी पता है। दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से आप बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हूं। लेकिन जब मैं बिना हिले अगर मैं खड़ा रहूं फॉर 20 मिनट्स, तो धीरे धीरे ग्रेविटी ओवर पावर कर लेगी, जीतती रहेगी, हमारा हार्ट कमजोर होता जाएगा 20 मिनट के अंदर। और जो ब्लड सिर पे है वो धीरे धीरे पैरों की तरफ इकट्ठा होने लगेगा। जब सिर में ब्लड थोड़ा कम रह जाएगा जितना होना चाहिए उससे, तो बेहोशी आएगी, राइट? बेहोशी आने से इंसान गिर जाएगा। बचपन में देखा आपने स्कूल असेंबली में, है ना? आप में से हर तीसरा इंसान कभी ना कोई गिरा होगा, बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद उस बच्चे को लेके जाते हैं और कुछ देर पानी वानी छिड़कते हैं, हवा देते हैं, वो होश में आया था कुछ मिनट के अंदर। अब होता क्या है कि जैसे ही आप वो बच्चा बेहोश होकर लेट गया, तो उसका हार्ट, उसका लंग, उसका हेड सारा ग्रेविटी के साथ एक ही लेवल पे आ गया, आया नहीं कि लेवल पे। जैसे ही एक लेवल पे आ गया तो बॉडी का सर्कुलेशन दोबारा रीस्टार्ट हो गया, क्योंकि अब हार्ट को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी मेहनत तब करनी पड़ रही थी जब हार्ट इतना ऊपर है ग्रेविटी से। आप जब खड़े हैं, कई बार जब खड़े होते हैं तो थक जाते हैं तो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं तो हार्ट अर्थ के करीब आ गए ना, अब बैठे बैठे थक जाते हैं तो क्या करते हैं, हार्ट को बिल्कुल अर्थ से जोड़ लेते हैं, थकान चली जाती है। तो जितना हार्ट ऊपर रहेगा अर्थ से, उतनी थकान ज्यादा होगी, क्योंकि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, राइट, अगेंस्ट द ग्रेविटी। जितना हार्ट अर्थ से जुड़ जाएगा उतनी थकान कम होगी, बिकॉज हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए जब भी कोई थक जाता है मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, राइट, और थक जाता है मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, यानी कि मैं अपने हार्ट को बिल्कुल करीब ले आता हूँ। बाकी जानवरों में देखा आपने, बाकी जानवर, इंसान ने क्या किया, पहले तो इंसान 4 पैर का ही था, लेकिन इंसान ने एक दिन सोचा क्यों ना मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो अपना काम मुश्किल कर दिया। बाकी जानवर ऐसे रहते हैं तो हार्ट ऑलरेडी बहुत नीचे है, तो वो ज्यादा उनके पास ताकत है काम करने की। एक बैल है, घोड़ा है, कोई भी जानवर देख लीजिए, उनकी स्टेमिना देख लीजिए, किसी भी जानवर की, क्योंकि उनका पोस्चर ऐसा है कि हार्ट इज वेरी नियर टू द अर्थ। हमारा पोस्चर ऐसा है, हार्ट इज अवे फ्रॉम द अर्थ, तो हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एनिमल, राइट। तो ये ग्रेविटी का एक महत्वपूर्ण एक रोल है आपके ब्लड सर्कुलेशन में। और जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो जैसे ही वो लेट गया, वो लेटना ही दवाई है, उस वक्त आप उसको पानी मारें, हवा करें, मंत्र पढ़ें, जो मर्जी करें, वो सर्कुलेशन होते हुए 2-4 मिनट में उसको होश में आना ही है। उस होश में आने के दौरान जो भी कुछ किया आपने लगा कि उसकी वजह से वो ठीक हो गया, राइट। तो ग्रेविटी को, पोस्चर को आपने बदल दिया, खड़ा था वो लेट गया, रीसर्कुलेशन स्टार्टेड, राइट। अब जब वो कोरोना काल था, कोरोना का टाइम था, जिसे लोग कोरोना काल बोलते हैं, हम बोलते हैं फ्लू, नॉर्मल फ्लू को कोरोना बना दिया था। तो आपने गौर किया होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि एक टाइम आया था जब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे लोग सड़क पे, राइट। वीडियो आपने देखा होगा टीवी में कि लोग गाड़ी में, पेशेंट साइड वाली सीट में बैठा है और वो ऐसे हाँफ रहा है, मानो कि उसे सांस ही नहीं आ रही है, और वो डेस्परेटली ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहा है। याद आ रहा है आपको, ऐसा कुछ था, राइट। तो तब हमारा कोविड सेंटर हुआ करता था अहमदनगर में, देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर, 1100 बेड का, प्राइवेट कोविड सेंटर 1100 बेड का। तो हमारे हॉस्पिटल में भी आते थे ऐसे सेंटर में, और हमारे हॉस्पिटल में वो आते थे जो ज़्यादा बीमार, बाकी हॉस्पिटल गए वो कुछ नहीं कर पाए तो उठा के एम्बुलेंस में हमारे यहाँ पे छोड़ जाते थे, बिकॉज फ्री था हमारा। तो जो भी वेंटिलेटर पे लगाना है वो पेशेंट में पैसे नहीं है, उठा के हमारे पास भेज देते थे। तो हमारे हॉस्पिटल जब आते थे पेशेंट्स, अभी भी जब आते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आते हैं, इसके बिना सांसें नहीं ले पा रहे हैं। तो हम क्या करते थे, हम यूज करते थे ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह, वेंटिलेटर की जगह ग्रेविटी एज मेडिसिन, उसको इमीडिएटली ठीक करने में। 60,000 पेशेंट को हमने ठीक किया विदाउट अ सिंगल डेथ, एक भी नहीं मरा।
नॉट अ सिंगल डेथ। तो हमारे वहाँ सिलेंडर अलाउड ही नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर था ही नहीं, क्योंकि हमें यूज ही नहीं करना। हमारे वहाँ था ग्रेविटी, जो यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते थे, ग्रेविटी को कैसे आपको यूज करना है, लंग के पेशेंट के लिए कैसे करना है, किडनी के पेशेंट के लिए कैसे करना है, अगले 2 मिनट में मैं वो बताने वाला हूँ। इमरजेंसी में कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। हार्ट अटैक में कैसे करना है वो बताने वाला, हाउ द ग्रेविटी कैन प्ले ए रोल। तो देखिए, ये अभी आप कर सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे ही पेशेंट हमारे पास आया, वो बैठे हुए आएगा या लेटे हुए आएगा, 2 ही पोस्चर हो सकते हैं। अब आप बैठे हैं, वो पेशेंट ऐसे 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 है और मुंह खुला हुआ, सांस नहीं ले पा रहा है। और जब वो ऐसे लेटा है, अगर आप खुद भी ऐसे इस पोस्चर में आइए एक सेकंड के लिए, तो आप जैसे इस पोस्चर में आएंगे तो आपकी सांसें लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। महसूस कीजिए कि आप सांस बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हैं, है ना। जैसे ये पोस्चर होता है तो हमारा हार्ट लंग के ऊपर आ गया, ग्रेविटी ने हार्ट को पुल किया, लंग की कैपेसिटी छोटी हो गई, और आप सबके लिए इंक्लूडिंग मी सांस लेना असंभव सा हो गया, राइट। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं खुल के सांस लूं, तो मैं लंग की कैपेसिटी मुझे 20% बढ़ाना पड़ेगा। 20% बढ़ाने के लिए हार्ट को थोड़ा अलग करना पड़ेगा। उसको हार्ट को अलग करने के लिए मैंने अपने पोस्चर को चेंज कर लिया, आगे की तरफ झुक गया। अब आगे की तरफ झुकिए, और झुकते ही अब आप एहसास कीजिए, क्या आपकी सांसें ज्यादा अच्छी आ रही हैं? आप नोटिस करेंगे एकदम से खुल के आ रही हैं, राइट। तो हमें अपने लंग की कैपेसिटी को बढ़ाना है। ऑक्सीजन तो पूरी यहाँ पे है ही है। ऑक्सीजन की हमारे लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ग्रेविटी का रोल जैसे ही किया, हार्ट नीचे आ गया, ग्रेविटी ने पुल किया, लंग का कैपेसिटी खुल गया और ब्रीदिंग सही होने लगी। साथ में ऑक्सीमीटर लगा दिया उसके तसल्ली के लिए। तो ऑक्सीमीटर में 15-20 मिनट में जहां तो 60% था, 60 से 90 या 80% हो जाता था, हमेशा होता है, राइट। ऑक्सीजन गया, SpO2 रीडिंग ज्यादा दिखा दिया, और वो रीडिंग को तो मानते नहीं, हम सिम्टम को मानते हैं, सिम्टम भी ठीक हो गए। तो हमने क्या किया, ग्रेविटी को मैनिपुलेट किया उस पेशेंट को ऐसे, लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, इस तरह से। मान लो कोई पेशेंट लेटे हुए आता है, लेटा हुआ है, तो कैसे लेटता है वो, आप देखेंगे किसी हॉस्पिटल में पेशेंट कैसे लेटा होता है, पीठ के बल लेटा होता है ना, फ्लैट। जब पीठ के बल लेटा होगा तो हार्ट कहाँ ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। तो लंग छोटा, लंग छोटा होगा तो सांस लेने में, पहले ही वो लंग का पेशेंट है और डिफिकल्टी। अब डॉक्टर बोलेगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ, लेकिन वो तो फिर भी हार्ट प्रेशर दे रहा है, कुछ समय बाद ऑक्सीजन सिलेंडर काम नहीं करेगा, अब बोलेगा वेंटिलेटर लगाओ। हम क्या करते थे ऐसे पेशेंट को, अब भी क्या करते हैं हमारे 20 हॉस्पिटल में, ऐसे पेशेंट का हमें हार्ट का बोझ को कम करना है, इंस्टेड ऑफ पीठ के बल लेटने के उनको घुमा देते थे पेट के बल लेटना। जैसे ही पोस्चर चेंज हुआ, हार्ट नीचे आ गया, लंग खुल गया, और अब उसकी इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन, प्रोन वेंटिलेशन, राइट, मेडिकल भाषा में। तो जैसे हमने प्रोन वेंटिलेशन किया, प्रोन वेंटिलेशन वेरी सिंपल, पेट के बल अगर लिटा देते हैं या साइड पोस्चर में लिटा देते हैं, इट इज ऑलमोस्ट अ प्रोन वेंटिलेशन। तो 15-20 मिनट के अंदर उसका SpO2 बढ़ने लगता है, उसकी सांसें ठीक होने लगती हैं, उसकी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलने लगता है, वो ठीक होने लगता है, एब्सोल्युटली ठीक होने लगता है। यानी कि उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर छूट गई, वेंटिलेटर दिया ही नहीं हमने उसको, और वो इस पोस्चर में कुछ घंटे लिटा के रखते हैं। फिर हम ये बोला था तो ठीक उल्टा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मीठे फल खाने से डायबिटीज ठीक होता है, जबकि डॉक्टर से उसको उल्टा ही बोलते हैं, जहां पे भी आप गए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो खैर, दीज आर द 5 मेडिसिन जिस पे हम डिटेल में बात करेंगे। अब तक आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल आ ही गए होंगे, उनको आप लिख ही रहे हैं, वो लिख के हमारी टीम को आप सौंप दीजिए। शाम को मैं दोबारा मिलूंगा आपसे और वो सारे क्वेश्चन के आंसर लेके आऊंगा, और फिर हम इसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। और कल वाला जो दिन है शाम का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 48 आवर्स आपके हो जाएंगे, और कल शाम में कोई लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ 48 आवर्स में आपको क्या फायदा मिला उस पर बात होगी, एक एक करके, वो भी आप ही से पूछेंगे। और फिर उसके क्या क्या, कितने लोगों की दवाई छूटी, कितने लोगों का सिम्टम क्लियर, कितने लोगों की नींद अच्छी आई, कितने का कॉन्स्टिपेशन गायब हुआ, ये हम चीज़ों को कल तक फीडबैक में आएगा, कल शाम तक। सो विद दिस वी कंक्लूड फॉर टुडे, राइट नाउ, विल सी इन द इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।